हेलो माय डियर फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है भाइयों। कैसे हो आप सब। मेरी फोटो क्यों नहीं आ रही है टीवी पे? आ गया हूं क्या मैं? बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग। स्वागत तो करो हमारा। कैसे हो आप सब? बहुत ही मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, शानदार होंगे, जिंदाबाद होंगे, मजे में होंगे। बहुत बढ़िया। वाह। नमस्कार नमस्कार। कैसे हो आप सब? बेटा अभी थोड़ा सा डिले हो गया, टेक्निकल इशू था, थोड़ा सा चल नहीं रहा था हमारा पीसी। पता नहीं क्या हो गया था उसमें उसमें आ गया था सांप। फिर हमने गाना चलाया, फिर उसने ऐसे ऐसे किया। बहुत बढ़िया। चलो फटाफट से आ जाओ। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, अति उत्तम, जबरदस्त, जिंदाबाद। क्या मेरी आवाज सभी लोगों को आ रही है? बहुत बढ़िया। मैं बहुत अच्छा हूं। आप लोग कैसे हो? मैं बहुत ही बढ़िया। आवाज सबको ठीक है? बहुत बढ़िया। फटाफट से बता दो क्या मेरी आवाज सभी लोगों को आ रही है? टूणू कर दिया बेटा, टूणू कर दिया, टूणू कर दिया। मैं बहुत बढ़िया हूं। आप लोग कैसे हो? आप लोग भी ये मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, शानदार होंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे। पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ जबरदस्त चल रही होगी आपकी। कल तो इनफेक्ट आपका टेस्ट भी है और टेस्ट के लिए आज अपन रिवीजन भी करवाएंगे आप लोगों का जबरदस्त तरीके से। जबरदस्त, शानदार, जिंदाबाद वाला रिवीजन होगा आज। ठीक है, चलें? क्या इजाजत है? पक्का? श्योर? बेटा ये 479 हो रहे हैं, 69 नहीं 79। बेटा 509 है, इसको फटाफट कर दो 2000। तुम्हारे तो बाई हाथ का खेल है अर्जुना वालों। कर दो बेटा, कर दो, कर दो बेटा। देखो मैंने तुमसे एक प्रॉमिस किया था, मैंने तुमसे कहा था सारे सब्जेक्ट से ज्यादा फेवरेट तुम्हारा बॉटनी बना दूंगा और मैंने बना दिया है। अब इनफैक्ट अपने पास बस 2 ही चैप्टर बच रहे हैं, उसके बाद ना जाओ सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी। वो वाला गाना चलाएंगे अपन बैकग्राउंड म्यूजिक में। और फिर मैं तुमसे ऐसे कहूंगा, फिर तुम कहोगे ना जाओ सैया छुड़ा के बैया। नमस्ते बेटा, नमस्ते, नमस्ते। आ जाओ। बहुत बढ़िया। बस 2 चैप्टर और, फिर 2 चैप्टर के बाद बाय बाय करने का टाइम आ जाएगा। फिर तुमसे यूं करेंगे बाय बाय ऐसे। फिर तुम याद तो करोगे? नहीं करोगे तुम याद? मैं तो बड़ा याद करूंगा अर्जुना को, सच में। तुम लोग तो याद नहीं करोगे, मुझे पता है। तुम लोग मुझे याद नहीं करोगे, आई नो वेरी वेल बेटा। तुम मुझे याद नहीं करोगे। तुम क्यों याद करोगे मुझे? तुम नहीं करोगे बेटा, ये बात नहीं। मगर शाम को तुम्हें आदत तो पड़ गई होगी मेरी। तुमको शाम को एटलीस्ट फ्राइडे सैटरडे तो कभी कभी जरूर अरेंजमेंट वगैरह लग जाता है, मगर नॉर्मली शाम को तो आदत पड़ गई होगी कि सैटरडे है, आज फ्राइडे है, हर्षित सर शाम को आएंगे 6:15 बजे। ठीक है, जैसे वो होता है ना, टीवी पर आ रहे हैं आपके लिए सास और बहू का सीरियल रात को 12:30 बजे। नहीं, रात को नहीं आता सास बहू के लिए, रात को तो वो आता है। रात को पता है कौन सा सीरियल आता है? रात को आता है बंद दरवाजा, भूतनी, चुड़ैल, ऐसे सीरियल आते हैं। दिन में आते हैं क्योंकि सास भी पहले कभी बहू थी। ना जाना इस मेरे देश घर लाड़ो, लाड़ो मत आना मेरे देश। बताओ, मिस यू, बहुत सारा प्यार। अभी अभी तो पढ़ा रहा हूं, अभी काहेगा मिस यू कर रहे हो नालायक को। चलो। ओए होए, एक चीज रह गई बेटा, एक चीज रह गई, एक चीज रह गई जिससे मैं तुम्हें रोक सकता हूं, मगर वो चीज मैं कैसे बताऊंगा जरा। वो वाली चीज तो मुझे करनी पड़ेगी अभी। ओहो बेटा, तुम्हारा स्लाइड मैप तो बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर मैं तुम्हें रोकूंगा कैसे? मैं तुम्हें रोक ही नहीं पाऊंगा। मेरे हाथ में फिर ताकत ही नहीं रहेगी तुम्हें रोकने की। अभी लो बेटा, अभी लो, अभी लो। अर्जुना, 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 अबे अबे कहाँ गया? अबे कहाँ गया? अबे कहाँ गया? अबे कहाँ गया अर्जुना? अर्जुना, अर्जुना, अबे अबे अर्जुना ही गायब हो गया। ये रहा ना अर्जुना। अर्जुना कैसे गायब हो सकता है? बॉटनी, पाद में श्वसन, ये आ गए हम। चलो बेटा, ओके। क्या तुम लोगों को शांत कर दिया जाए फिर से? ओके, ये लो सर, हम लोगों को हर से सर शांत कर दो, क्योंकि हम लोग बहुत बोलते हैं फिर। ठीक है सर जी, जैस्मिन के साथ बिजी हैं। अरे वे नालायक, ये संध्या चौहान है ना, ये ज्यादा बोल रही है। संध्या चौहान, ये संध्या चौहान है ना, ये ज्यादा बोल रही है। बेटा संध्या चौहान, संध्या चौहान ऐसे कैसे ही ज्यादा बोल रही है तुम? संध्या चौहान लिख रही है हर्षित सर जैस्मिन के साथ बिजी है। अच्छा बेटा, तेरे को पता है जैस्मिन कौन है? बेटा जैस्मिन किसका एग्जाम्पल है? तुम सब लोगों को पता है कौन है जैस्मिन? मेरी गर्लफ्रेंड है जिसको चुराया था, स्टोलोन का एग्जाम्पल है जैस्मिन। जैस्मिन के मुंह से बदबू आती थी तो मिंट की च्युइंगम उसने चबा रखी थी। बहुत बढ़िया, स्टोलोन के एग्जाम्पल थे जैस्मिन के। बहुत बढ़िया बेटा, तुमको सब याद रहता है, तुमको याद तो है सब कुछ। तुम भूलोगे तो भी नहीं भुला पाओगे, पता है वो चीज भूलोगे ही नहीं अब के।
चलो जरा आ जाओ। दोस्तों लगभग सारी बात हमने लास्ट क्लास में कर ली थी, तो आज हम करेंगे यहां पे कुछ अलग। देखो रिकैप देने की बात नहीं है, आज मैं लगभग आपको लास्ट में पूरा ही पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि कल आपका टेस्ट है। और कल आपका टेस्ट है तो आप ये चाहोगे कि मैं ग्लाइकोलाइसिस वगैरह के थ्योरी पढ़ाऊं, मैं आपको ग्लाइकोलाइसिस भी पढ़ाऊं, मैं आपको लिंक रिएक्शन भी पढ़ाऊं, मैं आपको क्रेब साइकिल भी पढ़ाऊं। आप ये चाहोगे, बिल्कुल आपको चाहना चाहिए। मगर आज पहले अपन थोड़ा सा आगे चलेंगे, उसके बाद अपन पुराना सारा करेंगे, ठीक है। तो लास्ट के आधे घंटे के अंदर, मतलब जैसे ही आपके अभी 6:30 बज रहे हैं, है ना, 6:15 बज रहे हैं, जैसे ही 7:15 हो जाए, 7:15, 7:15, वैसे मुझे कर देना नॉक नॉक। कैसे करोगे? नॉक नॉक। तो लगभग हम 5-10 मिनट में चालू कर देंगे आगे वाला टॉपिक, ठीक है। तो आज सबसे पहले तो अपन चलते हैं आगे, ठीक है मेरे भाइयों, आ जाओ। सबसे पहले जितने भी बालक पालक यहां पर हैं, सभी लोगों को पता होगा कि हमने कई सारी चीज अभी तक डिस्कस कर ली है, और ये छोटा सा रिकैप दे रहा हूं। वैसे रिकैप आज दूंगा नहीं, आज मैं आपको पूरा ही पुराना पढ़ाऊंगा पहले, मगर छोटा सा रिकैप दे रहा हूं मैं आपको, क्योंकि मुझे लगता है रिकैप हल्का सा दे दूंगा तो आप लोग भी जरा खुश हो जाते हो, अच्छा लगता है आपको। वाओ सर रिकैप दे दिया आज, बेटा अपन दे देते हैं रिकैप। हमने बेटा सबसे पहले पढ़ा था ग्लाइकोलाइसिस। वाह सर वाह, क्या कह दिया आज आपने, सच में हमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा था। अरे हल्के में ले रहे हो क्या तुम? ओके। ग्लाइकोलाइसिस के बाद एक तो तुम्हें ना नालायको, देखो मैं ना लिटरली बोल रहा हूं, मैं तुम्हारी कम्युनिटी में कभी कुछ नहीं लिखूंगा। मैंने कम्युनिटी के अंदर पोस्ट डाली थी कि इस लेक्चर को देखना, तुमने नालायको उस पर भी कमेंट नहीं किए। ये तो तुमने मेरे साथ पार्शलिटी की है। मैं तो तुम्हारा सोच के तुम्हें कम्युनिटी के ऊपर पोस्ट डालता हूं, देख देख के चले जाते हो। तुम्हारी गर्लफ्रेंड का मैसेज होता है, बॉयफ्रेंड का होता है, मैसेज करते ना उस पर, हाई जानू, तो बेटा उस पर मैसेज मत करो, कम से कम लिख दो सर मजा आ गया लेक्चर देख के भी नहीं आए तुम्हारे कमेंट भी नहीं है यूट्यूब पे। धोखा करते हो। मैं भी बेटा धोखा करूंगा। अगली अभिक्रिया है लिंक अभिक्रिया, और अगली अभिक्रिया है क्रेब्स चक्र। हमने ये तीन चीजें पढ़ ली, और रिकैप क्यों, मैं तो आज नई चीज ही चालू कर देता हूं। रिकैप तो बेटा बच्चे करते हैं, अपन तो बेटा बड़े हो गए, तो अपन नई चीज चालू करेंगे। सुनो जरा मेरी बात, थोड़ी देर के लिए अपने कॉपी पेन, अपनी पेन पेंसिल सब साइड में रख देना। देखो एक बात याद रखो, अभी ये जो टेस्ट चल रहे हैं ना, जैसे जो कल आपका टेस्ट है, उसके बाद भी जो आपका टेस्ट होगा, इनको सीरियस मोड पे तो लेना है, बट इतने सीरियस मोड पे नहीं लेना कि हर्षित सर मेरा तो क्या करूं, मेरा तो हो ही नहीं रहा, मैं तो पागल हो गई, मैं तो पागल हो गया, मेरे तो 4 नंबर कट गए, मेरे तो 10 क्वेश्चन गलत हो गए। कोई टेंशन नहीं है। अभी अगर आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो मैं आपको फिर बोलता हूं, क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो पहले चेक करो कि क्वेश्चन गलत क्यों हो रहे हैं। यू आर इन द 11th क्लास, तो अगर इस क्लास के अंदर आपने अपनी छोटी छोटी बारीक वाली गलतियों को सही करके सुधार लिया तो आपको फिर आगे कभी भी दिक्कत नहीं होगी। तो मेरी एक बात, मेरे जितने भी दोस्त मुझे सुन रहे हैं, क्योंकि देखो अब तो सुन लो, जब इतने सारे चैप्टर में सुनिए तो अब भी सुन लो 2-2.5 चैप्टर में। जब मेरे सारे के सारे दोस्त मेरी बात सुन रहे हैं तो उन सब लोगों को एक बात बिल्कुल 100% श्योर होगी, और आप लोग भी इस पे थंब कर सकते हो। आप लोग ये कहोगे हर्षित सर बात तो आपकी सही है, मगर कई बार हम डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। डीमोटिवेटेड का मतलब सर हम कई बार सोचते हैं कि सर हमने क्या कर दिया, हमारे 5-7 क्वेश्चन गलत हो गए, 10 क्वेश्चन गलत हो गए, अब हम क्या करें। बेटा कोई दिक्कत नहीं है, मैं कह रहा हूं, मगर एक छोटी सी चीज याद रखो, अभी आप पहली बार एग्जाम दे रहे हो ना, तो क्वेश्चन को करने का तरीका अपना सुधार लो थोड़ा सा। आपको क्वेश्चन कैसे करने हैं, किस तरीके से करने हैं, उसको सुधारना आपको बहुत जरूरी है। अगर आपने क्वेश्चन करने का तरीका सुधार लिया तो फिर चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है, कोई बात नहीं, हो सकता है मुझसे भी हो जाता है गलत, कोई बात थोड़ी है कि हर्षित सर आपसे गलत नहीं होते, मेरे से भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो उन्हीं गलत क्वेश्चन से सीखो, मार्क कर लो उस क्वेश्चन को, क्योंकि याद रखना, अगर मान लो जैसे 45 क्वेश्चन बॉटनी में है, 45 में से तुम्हारे 25, 30, 35 क्वेश्चन सही हो गए, मान लो 35 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन सही हो गए, 5-7 क्वेश्चन तुम्हारे गलत हो गए, 5 क्वेश्चन। तो उन 5 क्वेश्चन को हाईलाइट करके अपनी कॉपी में या कहीं पे भी लिख लो अलग से, क्योंकि बाकी तो आपने सही किए थे, मगर जो आपने गलत किए थे वो क्यों किए थे, फिर देना उसको समय है। मेरी बात समझ रहे हो? बीबी रूठ जाती है ना तो मनाना पड़ता है। रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे? बेटा बात करके मनाओगे। और कैसे मनाओगे? रैपट मारोगे तो रैपट मारेगी, तो बात कर करके पास में बैठाओ, कहो क्या नहीं समझ में आया, और मेरा बाबू, तो बेटा जो तुम्हें क्वेश्चन नहीं समझ में आया उसको वापस पढ़ लो, काम हो गया। मगर याद रखना, यह तरीका है नीट के एग्जाम को क्लियर करने का। हर बार आपको अपनी गलतियों से सीखना है, हर बार सीखना है। क्वेश्चन गलत हो जाए उस क्वेश्चन को वापस पढ़ो, फिर गलत हो जाए फिर वापस पढ़ो। हर बार सोचो मैंने ये क्वेश्चन गलत क्यों किया। मेरे ख्याल से मेरी क्लास में देखो अभी 100% बच्चे हैं, 100% में से 95% बच्चों को तो मेरी बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि फायदा मेरा नहीं, फायदा तुम्हारा है, सीधी सी बात है। तो अगर कहीं पे भी अगर आपको गलती हो जाती है तो उस गलती को सुधारने का तरीका देखो, कल ग्लाइकोलाइसिस इसका टेस्ट है,
और मैं तो आपसे ये कह रहा हूं, हो सकता है ये वाला लेक्चर, ये वाला टेस्ट आपका अच्छा जाए नहीं, मान लो, क्योंकि रीजन है, क्योंकि अभी तक हम लोग बहुत सारी थ्योरी वाले पढ़ रहे थे, अब कॉन्सेप्चुअल चीज आई है, तो थोड़ा सा दिमाग पे कंसंट्रेट रखना, ध्यान से पेपर को पढ़ना कि उसने पूछा क्या है। आप लोग पता क्या गलती करते हो, जो आपको आता है आप उस पर टिक मार देते हो। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि ग्लाइकोलाइसिस जो होता है इसको क्या कहते हैं, अब पहला ही साइंटिस्ट आ गया, ग्लाइकोलाइसिस को कितने डिस्कवर किया, ABCD आ गया। अब 4 ऑप्शन आ गए, ग्लाइकोलाइसिस को कितनी खोज की ग्लाइकोलाइसिस की, और इसमें पहला ऑप्शन आ गया कॉर्क, पहला ऑप्शन आ गया हुक, दूसरा ऑप्शन आ गया ब्राउन, तीसरा ऑप्शन हो गया EMP, ठीक है, समझ गए होंगे शॉर्ट फॉर्म, और चौथा ऑप्शन आ गया, मान लो कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन मान लो आ गया सिंगर। ये 4 ऑप्शन है। अब जरा इसका आंसर क्या सही है बताओ, तुम्हें ग्लाइकोलाइसिस तो पूरा पढ़ा दिया मैंने, अब तुम क्या करोगे, तुम सबसे पहले जो ऊपर का ऑप्शन है तुम्हें उसके हिसाब से, मेरे को पता है ना तुम क्या करने वाले, देखो भी तुम्हें दिखा देता हूं, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, वाह क्या बात है। आज तो बेटा मैं पूरा पूरा अंग्रेजी में बात करूंगा तुमसे, आज बेटा हिंदी में बात नहीं करूंगा मैं, आज मैं फुल अंग्रेज हूं। कल ही टेस्ट है तुम्हारा, तो तुम्हें तो याद होना चाहिए ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम क्या है, देख लेते हैं अभी, बट याद रखिएगा मेरी बात को, आपको अपनी गलतियों से सीखना है। देखोगे कबूतर किसे कहते हैं, आओ दिखाता हूं तुम्हें, आओ बेटा आओ, ओल तो स्टॉप ही हो गया, तुम्हें पता है। अब देखो कई सारे बच्चों ने तो ए ही आंसर किया होगा, नीचे तो पहुंचे नहीं होंगे। देखो बेटा 16% ने ए आंसर किया है, 10% ने बी किया है, 68, ये देखो ये कहां से आए हैं, कहां से आए हैं ये लोग, कहां से आते हैं ये लोग, देखो ये रॉबर्ट हुक से नीचे नहीं गए, क्योंकि इनको याद था, इन्होंने कभी हुक पढ़ा था, इन्होंने टिक मार दिया। देख लो बेटा ये आ गए राजू, आकांक्षा, अर्पित, अदिति, मनु, ये नहीं है इनको नीचे नहीं पढ़ा था, इनको पता होगा नीचे, नीचे तक मगर पहुंचे ही नहीं, इन्होंने शुरू में ही निपटा दिया। इन्होंने कहा पेपर बनाने वाला हर्षित सर नहीं तो बनाया है, हर्षित सर ने तो पहला ही ऑप्शन रखा होगा। बेटा रॉबर्ट हुक है वो, जिसने कोशिका की खोज की थी, सबसे पहले साइंटिस्ट जो पढ़ाया था तुमको पूरी बायोलॉजी में, वो यही है। मगर तुम, यही तो बात है, समझ गए मैं क्या चीज बोल रहा हूं। तो अगर गलती अगर आपसे हो जाए, ये नहीं है जिसने हुक बोला वो गलत है, ठीक है आपसे गलती हो गई, मगर उस गलती से सीखो, सीखो, सीखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब जरा मेरी बात सुनो, अब चलते हैं अपन आज के टॉपिक के बारे में, ठीक है। थोड़ी देर के लिए कोई भी बच्चा नोट नहीं करेगा, क्योंकि आज वाला मैं आपको एक ऐसा डायग्राम पढ़ाने वाला हूं जो शायद आप मेरे से कह दोगे, अगर आज अपने पास टाइम मिला तो शायद आप मेरे से कह दोगे हर्षित सर पूरी बायोलॉजी का सबसे टिपिकल डायग्राम आज पढ़ाने वाले हो। बेटा आज मैं पढ़ाने वाला हूं एक ऐसा डायग्राम जो है, ये साफ फोटो नहीं आई मगर आपकी एनसीईआरटी में होगा ये डायग्राम एक। तो आज अगर ये डायग्राम मैंने आपको याद करवा दिया, समझा दिया, तो फिर आप कहोगे बल्ले बल्ले शाबा शाबा, मगर समझना पड़ेगा बेटा उसके लिए। आओ अब जरा समझो जरा मेरी बात क्या है। अभी तक आपने इस चैप्टर में क्या क्या चीज पढ़ ली, अभी तक आपने इस चैप्टर में पढ़ लिया कि ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स चक्र और लिंक अभिक्रिया। ग्लाइकोलाइसिस होती है कोशिका द्रव्य में, चाहे कोई भी जीव हो, कोशिका द्रव्य में चाहे कोई भी जीव हो, वो सारा का सारा प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस हमेशा कोशिका द्रव्य में ही करता है। एक स्टूडेंट का मैसेज आया था कि एब्लिगेट और ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव में क्या फर्क होता है। ऑब्लिगेट, बेटा ऑब्लिगेट का मतलब मैंने वैसे आपको क्लास में बता दिया था, मगर थोड़ा सा ध्यान से सुनना। ऑब्लिगेट का मतलब होता है मुझे यही चाहिए, मैं इसके अलावा और कुछ भी यूज में नहीं लूंगी। यानी कि अगर मैंने लिख दिया ऑब्लिगेट एरोबिक, तो इसका मतलब वो केवल ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन में ही जीवित रह सकते हैं, जिनके पास कोई विकल्प नहीं है। और एक होते हैं विकल्पीय, विकल्पीय का मतलब अगर ये है तो भी सही, ये नहीं है तो भी सही। यानी कि जो विकल्पीय एरोबिक होंगे वो किसी भी कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, बस ये दोनों में फर्क है। ऑब्लिगेट एरोबिक अगर लिख दिया, ऑब्लिगेट वायवीय लिख दिया, तो वो केवल वायवीय कंडीशन में ही श्वसन करेंगे, अवायवीय में नहीं करेंगे। मगर अगर विकल्पीय या फैकल्टेटिव कर दिया उसको, तो वो दोनों में ही कर सकते हैं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो कहते हैं आज तो मैं दाल ही खाऊंगा, शाम को दाल नहीं बनी, शाम को बन गया बैगन का भरता, तो वो नहीं खाएंगे, तो वो क्या है, ऑब्लिगेट है। एक दूसरा बच्चा है जो है फैकल्टेटिव, जो कह रहा है क्या बनी है, मैं तो दाल ही खाऊंगा, मगर मम्मी ने कहा दाल नहीं है रैपट है, तो मम्मी आज तो कोई दिक्कत नहीं है, आज तो मैं झापट के साथ भी रोटी खा सकता हूं, फैकल्टेटिव है।
ये दो फर्क होते हैं ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव में। अब जरा आ जाओ, और एक बात और कृपया करके, मैं अगली बार से, दिस इज द लास्ट वन, मैं अगली बार से कोई भी डाउट इंस्टाग्राम पे नहीं बताऊंगा। आपको कुछ भी पूछना है आप इंस्टाग्राम पे नहीं पूछेंगे, अदरवाइज आई ब्लॉक यू, या मैं ही आना छोड़ दूंगा इंस्टाग्राम पे, वो ज्यादा बढ़िया है। आजकल मैंने कम आना चालू कर दिया, मैं थोड़ी थोड़ी देर के लिए आता हूं, मगर डाउट मत पूछा करो। दिस इज नॉट द प्लेस फॉर द डाउट, आप नहीं पूछ सकते उस जगह पे, वो डाउट के लिए नहीं है, ठीक है? समझ में आ गई ना मेरी बात? ये आज बता दिया बस मैंने। आ जाओ जरा, ग्लाइकोलाइसिस कहां होता है? कोशिका द्रव्य में होता है, आप सभी लोगों को पता है। नीचे वाली जो दोनों अभिक्रिया है, जो लिंक अभिक्रिया और क्रेब्स अभिक्रिया है, दोनों के दोनों कहां होती है? ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया की अधात्री में। माइटोकॉन्ड्रिया अधात्री, अधात्री का मतलब होता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स। बताओ क्या पहला पॉइंट क्लियर है? यहां पे ये वाली चीज तो मैं आपको बता चुका हूं, और मेरे ख्याल से मेरे सारे के सारे दोस्तों को ये सारी की सारी जो बातें हैं ये अच्छे से क्लियर भी होगी। सभी लोग जानते हैं कि एग्जैक्टली ये क्या होता है। दोस्तों मेरी बात समझना, अब तीसरी चीज क्या होती है। अब थोड़ी देर के लिए नोट कोई नहीं करेगा, आपको पता होना चाहिए। इन तीनों अभिक्रिया के बाद आज मैं एक अभिक्रिया करूंगा जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। अगर आपने याद कर लिया तो बढ़िया बात है, नहीं किया तो बेटा फिर रटते ही रहोगे, ध्यान रखना। इसलिए बोल रहा हूं बस मेरी बात सुनते रहना, आज नहीं होगा तो कल हो जाएगा पूरा, कोई दिक्कत नहीं है, मगर सुनना आज। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसको दो नाम होता है, या तो आप बोल दो इसको ETS, या बोल दो आप इसको ETC, या तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या फिर होता है इसका नाम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इसको चेन या सिस्टम कुछ भी बोल सकते हो। बोलो बात सही है क्या? अब समझना जरा मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूं। पहली बात तो किण्वन जो आपने पढ़ा था वो तो हटा दो, क्योंकि वो तो अवायवीय श्वसन है। किण्वन जो कल आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जिसमें आपने अल्कोहल बनाया था, जिसमें आपने दारू वारू बनाई थी, वो तो सब चीज बेटा छोड़ दो आप, क्योंकि वो तो अवायवीय श्वसन है। मैं आपको अभी वायवीय श्वसन पढ़ा रहा हूं, ध्यान से मेरी बात सुनना। नोट कोई भी बच्चा नहीं करेगा आज, कोई भी नहीं करेगा आज, तुम्हें कसम है तुम्हारी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की, मत नहीं करोगे नोट। मैं सबसे पहले आपको यह बता रहा हूं कि ग्लाइकोलाइसिस एग्जैक्टली क्या होता है। आपको पता है ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव्य में हुआ? सर बहुत बढ़िया बात है। क्रेब्स साइकिल जो हुई ये कोशिका द्रव्य में नहीं हुई, आपको पता है कहां हुई? माइटोकॉन्ड्रिया में हुई। सबसे पहला डायग्राम देखना यही था। और तीसरा जो लिंक अभिक्रिया थी, ये दोनों के दोनों कोशिका द्रव्य में नहीं हुई, ये माइटोकॉन्ड्रिया में हुई। बहुत ही बढ़िया। आप अगर यहां पे अच्छे से पढ़े हो तो आपको पता होगा कि जब हमने ग्लाइकोलाइसिस करवाई थी, बेटा बात बिल्कुल मत करना नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा। जब हमने ग्लाइकोलाइसिस करवाई थी तो इस ग्लाइकोलाइसिस में NADH2 बना था। NADH2 लिख दो या NADH प्लस H प्लस लिख दो, कुछ भी बोल दो, है तो NADH2। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं NADH2। हाँ सर बिल्कुल हर्षित सर आपने सही बोला, बिल्कुल बना था NADH2। देख लो ग्लाइकोलाइसिस में NADH2 बना था नहीं बना था? सर डन है, बिल्कुल बना था। मैंने कहा बहुत बढ़िया। दूसरी बात, लिंक अभिक्रिया। आप कहोगे हर्षित सर आपसे एक बात और बोलनी है। मैंने कहा क्या? सर लिंक अभिक्रिया भी आप सही बोल रहे हो सर, लिंक अभिक्रिया में भी कुछ ना कुछ तो बना था। मैंने कहा क्या बना था लिंक अभिक्रिया में? कह रहा सर लिंक अभिक्रिया में भी NADH2 बना था। देख लो जरा, चेक कर लो, लिंक अभिक्रिया में भी NADH प्लस H प्लस, यानी कि NADH2 बना था नहीं बना था? सर बिल्कुल सही है, बना था। बोलो बात सही है। सर आपने उसके बाद हमें क्रेब्स अभिक्रिया भी पढ़ाई थी। मैंने कहा अच्छा। सर क्रेब्स अभिक्रिया में तो दोनों चीज बनी थी। मैंने कहा क्या? सर क्रेब्स अभिक्रिया में NADH भी बना था प्लस H प्लस, यानी कि NADH2 भी बना था, और क्रेब्स अभिक्रिया में FADH2 भी बना था, FADH प्लस प्लस H प्लस, या फिर इसे बोलते हैं FADH2। बताओ क्या बात क्लियर है क्या? ये तो सभी लोगों को याद होगा बेटा, नोट्स है आपके पास, और नोट्स हैं तो फिर आपको पता भी होगा। जिसको नहीं पता उसके लिए बेटा देखो मैं तो तैयार होके आता हूं, क्योंकि मुझे तो पता है तुम तो बेटा खड़े हो जाओगे, यूं कहोगे ये क्या हो गया। ये पहला प्रोसेस था ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज ग्लूकोज फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज, धप से गिरा पागल, नीचे आया पागल, 1 3 डायपेगा 3 पेगा 2 पेगा पिप्पा। और आप ध्यान से समझ सकते हो ये कोशिका द्रव्य में होती है। और यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा, देखो यहां पे एग्जैक्टली आपको NADH2 बनता हुआ दिखाई देगा। देखो NADH2 बन रहा है,
ग्लाइकोलाइसिस में। सर बिल्कुल सही बात बोली आपने, मजा आ गया। एटीपी जीटीपी छोड़ दो, एटीपी जीटीपी छोड़ दो, मगर उनके बारे में बात करें जो अलग होते हैं, ठीक है। सर लिंक अभिक्रिया आई थी, फिर मैंने कहा अच्छा सर लिंक अभिक्रिया में भी NADH2 बना था। अरे मैंने कहा क्या बात है, तुम्हें तो सब पता है। अरे सर हल्के में ले रहे हो क्या यार, अपनी छोटी मोटी चीजें। मैंने कहा अच्छा। सर इसके बाद क्रेब्स चक्र बना था। मैंने कहा अच्छा बहुत बढ़िया, लगाओ जरा क्रेब्स चक्र। कहां गया क्रेब्स चक्र? क्रेब्स चक्र भी तो लेके आया था मैं, गायब हो गया क्या क्रेब्स चक्र? ये रहा क्रेब्स चक्र। सर इसमें NADH2 भी बना था। मैंने कहा अच्छा। NADH2 भी बना था। मैंने कहा अच्छा। सर FADH2 भी बना था। मैंने कहा कहां बना था? FADH2 देखो कहीं बन रहा, ये रहा। यानी कि NADH2 और FADH2 सब बन रहे थे। सही है बात। अब ध्यान से सुन लेना बेटा, ध्यान से सुन लेना, ध्यान से। आ जाओ अपने पेज पे। अपना पेज कहाँ है? अरे अपना पेज कहाँ गया? कहाँ गया तू? ये रहा। दोस्तों कोशिका क्या करती है, ध्यान से सुन लेना। कोशिका क्या करती है, जो एटीपी बनती है सीधी सीधी एटीपी भी बनी कहीं कहीं जगह, जो जीटीपी बनती है सीधी, उसको जो सीधा प्रयोग कर लेती है। तो कोशिका क्या करती है कोशिका एटीपी का और जीटीपी का, इनका जो सीधा प्रयोग कर लेती है। ठीक है, बिल्कुल सही है। मगर कोशिका क्या करती है, ये दोनों चीजें NADH2 और FADH2 इनका सीधा प्रयोग नहीं कर सकती। हर्षी सर हमें अभी आपकी बात नहीं समझ में आ रही, थोड़ी सी घुमा रहे हो आप बात, थोड़ा सीधे तरीके से बोल दो। अगर आपके पास रुपए प्रेजेंट है तो आप गोलगप्पे की दुकान पे जाके गोलगप्पा खा सकते हो, मगर अगर आपके पास डॉलर प्रेजेंट है, अगर आपके पास यूरो प्रेजेंट है, तो आप गोलगप्पे की दुकान पे जाके पपड़ी भी नहीं खा सकते, घूसा मार देगा, क्योंकि बर्तन मांजने की जगह तो होती नहीं है, क्योंकि दोने में खिलाए जाते दो गोलगप्पे तो। यानी कि सीधी सी बात है। आपको याद होगा मैंने आपसे बोला था कोशिका की मुद्रा क्या होती है? एटीपी। तो अगर ये दोनों चीजें हैं तो कोशिका इसका सीधा प्रयोग कर लेगी। सर बहुत ही बढ़िया बात है। मगर अगर कोशिका के पास इसके अलावा कुछ भी चीज है, सर कुछ भी चीज का मतलब आप क्या कहना चाहते हो? कुछ भी चीज क्या होती है? कुछ भी चीज का मतलब अगर कोशिका के पास इसके अलावा NADH2 है, कोशिका के पास NADH2 है, कुछ भी है NADH2 है, कोशिका के पास FADH2 है, तो दोस्तों कोशिका इनको सीधा उपयोग नहीं कर सकती। सर मगर आपने तो बताया था एक NADH2 का मतलब 3 ATP। बिल्कुल सही है, मगर ये 3 ATP बनाओगे भी तो बनाओगे किससे? तो इस NADH2 को, इस NADH2 को, इस वाली NADH2 को, इस वाली FADH2 को, इन सबको आप स्थानांतरित कर दो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में। और बेटा एक साइड से आलू डालोगे तो दूसरी साइड से क्या निकलेगा तुम्हें पता है, मगर यहां पर एक साइड से आपने क्या डाला? NADH2 और FADH2, तो दूसरी साइड से बेटा आपको क्या निकलेगा? यहां पे दूसरी साइड से आपको मिलेगा ATP। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? इतना प्यारी बात बता दी मैंने। खोपड़ी लगा के मेरी बात अगर समझोगे तो लगभग सारा पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, मगर आपको खोपड़ी लगानी पड़ेगी एक बार मेरे कहने से। मैंने आपसे यही चीज बोली, आपने कहा था ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा 8 ATP बनती है, बिल्कुल, क्योंकि तब मैंने आपको सीधी कैलकुलेशन करके बता दी कि टोटल मिला के इन तीनों के तीनों चक्रों से 38 ATP मिलती है। बहुत सही बात है, मगर ये 38 ATP दो तो तुमको मिलेगी कैसे? तो यहां पे ये जो NADH2 है, ये जो NADH2 बन रहा है, ये जो FADH2 बन रहा है, ये जो बन रहा है, इन सबको कहां लेके जाओगे आप? कहां लेके जाओगे इसको सबको? इन सबको लेके जाओगे इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में, और उससे क्या बनाओगे? ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यही ETS होता है। टोटल वही 38 ATP बनेगी, आपको पता है। वैसे तो देखो ये गलत है 38 ATP, मगर आपकी NCERT 38 ATP बोलती है तो मैं भी 38 ATP करता हूं, बाकी तो वैसे 32 ATP बनती है, मगर NCERT 38 ATP करती है तो मैं भी 38 ATP चिल्लाता रहता हूं। क्या करूं, NCERT बोलती है तो मुझे भी चिल्लानी पड़ती है। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? सही बात है। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में उपस्थित होता है। यह है माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में। दोस्तों आज ना एक बच्चे का मैसेज आया, वैसे मैं रिप्लाई नहीं करता, मैंने उसको भी रिप्लाई नहीं किया, और उसका मैसेज बड़ा खास था। उसने मैसेज में मुझे एक बात लिख के भेजी कि हर्षित सर मेरा दोस्त भी कहीं पे पढ़ रहा है 11th क्लास। मैंने कहा बहुत खुशी की बात है, अच्छी बात है। कह रहा सर उसकी 2 कॉपियां भर चुकी है, 2 कॉपियां। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है, मुझे लगा कॉपी पतली होती होगी।
तो उसने मैसेज में लिखा, हर्षित सर बहुत मोटी मोटी 2 कॉपियां भर चुकी है मगर हमने सर इतनी कॉपी भरी नहीं। बेटा पता है 2 तरीके की पढ़ाई होती है। एक पढ़ाई वो होती है जिसमें आपको सच में मेरे को बताना पड़े कि सच में हम पढ़ रहे हैं, बताना पड़े। और एक पढ़ाई वो होती है जिसमें आपको खुद को ही रियलाइज हो जाए कि नहीं यार मैं पढ़ रहा हूं। सब लोग अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैं किसी के लिए कुछ नहीं कहूंगा, मगर अगर आपको वो चीज पसंद है जिसमें टीचर आपको भाई साहब धुआंधार लिखवाता रहता है, मैं भी यही काम करूं, यहां पे बैठूं और यूं यूं करके तुमको लिखवाता रहूं, बेटा वो बायोलॉजी नहीं है। उससे नीट क्लियर अगर हो जाएगा तो मुझे बोल देना, अगर तुम ऐसे पढ़ रहे हो तो नहीं होगा। मैं आपको 11th और 12th के लिए बिल्कुल आप लिख के आओ ना, आप इसी चीज को अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर आप पहले खुद अपना टारगेट फिक्स करो, आपको क्या बनना है। क्या बनना है आपको? डॉक्टर बनना है ना आपको। मैं तो डॉक्टर के लिए आपको पढ़ाई करवा रहा हूं बहुत बढ़िया वाली। इसके बाद आपको 11वीं क्लास वापस कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ोगे तो भी आपकी इच्छा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मगर अब आपको 11वीं जो मैंने पढ़ा दी बेटा अब हो गया बस ये। क्योंकि आप खुद समझो ना, मैं एनसीईआरटी भी साथ साथ पढ़ा के क्यों चल रहा हूं। अगर मेरे मन में थोड़ा सा भी चोर होता तो बेटा मैं एनसीईआरटी पढ़ाता ही नहीं आपको, मानते हो ना। अगर मैं आपको बार बार एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं इसका मतलब मैं खुद चाहता हूं कि अगर कोई चीज रह जाए तो हम नोट कर ले भैया। अब देखो मेरे सामने कोई किताब तो खुली नहीं हुई, हो सकता है मैं कोई चीज भूल जाऊं तो रह जाए, तो मैं भी तो यही चाहता हूं। मैं क्यों एनसीईआरटी पढ़ाता हूं कि एक बार मेरी लैंग्वेज, एक बार एनसीईआरटी की लैंग्वेज क्लियर हो जाए, और शायद आप लोग भी यही चाहते हो। नहीं तो अगर रटाने रटाने वाली बात है बेटा, दुनिया पढ़ा रही है, फिर तो आप तो यहां से कल की बजाय आज ही निकलो, क्योंकि देखो रटाने का काम तो है ही नहीं मेरा। आपको पता होगा जब मैंने पादप जगत नहीं रटाया, जब मैंने आपको जीव जगत का वर्गीकरण नहीं रटाया, जब मैंने आपको कोशिका नहीं रटाया, जब मैंने आपको आंतरिक संरचना नहीं रटाया, जब मैंने आपको मॉर्फोलॉजी नहीं रटाया, तो बेटा ये तो फिजियोलॉजी है बेटा, इसमें तो भूल जाओ। मगर कॉपी भरने का मेरे पास काम है ही नहीं, ना मैंने भरी ना तुमसे भरवाऊंगा। ये लिख सकता हूं मैं लाइनों में, पूरी लाइनों में लिख सकता हूं, मगर बेटा लाइन में लिखने का काम नहीं होता। ये मैं सबको बोल रहा हूं। तो देखो बुरा कब लगता है? बुरा तब लगता है जब कोई ऐसा बोलता है हर्षित सर पेज भरवाओ। बेटा मैं पता नहीं मैं क्या पढ़ा रहा हूं, मुझे तो लगता है मैं डॉक्टर बनाने के लिए पढ़ा रहा हूं। तो डॉक्टर क्या होता है? डॉक्टर वो होता है जो बिल्कुल प्रिसाइज सही में तरीके से चीजों को लिख दे। ये नहीं है कि 10 पेज का डॉक्टर ने लिख दिया, दवाई लिख दिया, 25 पेज की दवाई लिख रहा है डॉक्टर। ऐसा डॉक्टर डॉक्टर नहीं होता। बोलो क्या मेरा पॉइंट यहां तक सब लोगों को क्लियर है? कोई भी दिक्कत? चले आ जाओ सर। तो बेटा आज का जो अपना टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। इसे ही हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ईटीएस या ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसको आप ईटीएस भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसको आप ईटीसी भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जो आपका मन करे आप वो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। पहला पॉइंट, क्या काम करता है ये? बेटा ये मशीन है। ये मशीन कैसी मशीन है कि एक जगह से अगर आपने NaDH2 डाली, एक जगह से अगर आपने FADH2 डाली, तो अगर एक जगह से आपने NaDH2 डाली इसके अंदर, एक जगह से अगर आपने FADH2 डाली इसके अंदर, तो बेटा मशीन ऐसी है दूसरी जगह से हमको क्या निकाल के देगी? दूसरी जगह से हमको ATP निकाल के देगी, ATP बना देगी बेटा। इसका काम यही है। बताओ क्या मेरा पॉइंट क्लियर है? क्या रटना नहीं है, मैंने बोला था। मतलब मेरे से अभी अभी कई लोग कहते हैं, मतलब मेरे से जो मेरे मैनेजर हैं जो मेरे को बताते हैं कि हर्षित सर कितना शेड्यूल में चल रहा है, वो मेरे से कहता है हर्षित सर ट्रांसपोर्ट एंड इस वाले चैप्टर में आपने 1-2 लेक्चर एक्स्ट्रा लोगे। मैंने कहा मैं तो 3 भी एक्स्ट्रा ले सकता हूं, मैं संडे पढ़ा दूंगा अगर मेरे को एक्स्ट्रा की तुमको दिक्कत है तो, मगर मैं पढ़ा के ही जाऊंगा, पूरा का पूरा पढ़ाऊंगा, पक्का रटाऊंगा नहीं। ठीक है। अब देखो जरा पहला पॉइंट तो हर्षित सर मजा आ गया, क्या बात है। इसमें क्या होता है, इन दोनों का ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण। इसलिए हम इसे बोलते हैं ऑक्सीकरण फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि फॉस्फेट जुड़ेगा ना। एटीपी बनता कैसे है? एटीपी बनता है एक ही तरीके से, एडीपी प्लस आईपी से। ये तो सुना है आपने। और मैंने बोला था जब फॉस्फेट जुड़ता है तो उसे फॉस्फोरिलीकरण कहते हैं, जब फॉस्फेट हटता है तो उसको वी फॉस्फोरिलीकरण कहते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये क्या है? ये है ऑक्सीकरण फॉस्फोरिलीकरण। ये क्या है? ये है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और इसे इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकरण
फॉस्फोरिलीकरण। फॉस्फोरिलीकरण का मतलब ही होता है फॉस्फेट का जुड़ना ऑक्सीडेशन के द्वारा, वो आपको पता ही है। ठीक है, बताओ क्या यहां तक मेरा पॉइंट सभी लोगों को क्लियर है? मैंने ये वाली बात आपको बता दी कि ये कहां होती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में होती है, तभी आप माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। तो यह है माइटोकॉन्ड्रिया की, बोलो कौन सी झिल्ली में? आंतरिक झिल्ली में होती है। बोलो बात सही है क्या? यहां तक मैंने कोई भी ऐसी बात लिख दी जो आपको नहीं समझ में आई तो आप मेरे को बोल सकते हो। सही बात है। अगर किसी को इस वाले मेरे वर्ड में भी दिक्कत आ रही है कि हर्षित सर ये क्या लिख दिया, ये नहीं समझ में आ रहा, तो इसके लिए मैं एक बात लिख सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, तो शॉर्ट फॉर्म लिख दूं ईटीएस। ईटीएस में ग्लाइकोलाइसिस, ध्यान से सुनना लाइन को, लिंक अभिक्रिया, व क्रेब चक्र में बनने वाले NaDH2 व FADH2 को एटीपी में ऑक्सीजन की उपस्थिति में, क्योंकि बेटा वायवीय श्वसन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होगा, बदला जाता है। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? बताओ। सिंपल शुद्ध वर्डों में मैंने आपसे बात की है, मैंने कोई आपसे कॉम्प्लेक्स वर्ड तो यहां पे यूज ही नहीं किया है। मैं कोई भी आपसे कॉम्प्लिकेटेड वर्ड यूज नहीं करूंगा, मैं केवल और केवल आपसे यही और यही बात करूंगा सारी की सारी। सही है। आप मेरे से कई बार कहते हो ना कि सच में बायोलॉजी बहुत कोरिलेटेड है। देखो मैं आज आपको दिखाता हूं। आपको याद है मैंने सबसे पहले जब आपको कोशिका वाला चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने आपको एक संरचना बनाई थी जिसका नाम था माइटोकॉन्ड्रिया। सबको याद होनी चाहिए थी। और आप कहोगे हर्षित सर मुझे तो याद है वो संरचना। आपको याद होगी मेरे ख्याल से सभी लोगों को। बोलो याद है क्या? आपको याद होगा जो बाहरी भार है ये है बाहरी माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली। आपको याद है जो अंदर होती है ये होती है आंतरिक माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली। आपको पता है तो दो झिल्लियों के बीच में है वो है माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली अवकाश। बताओ क्या पता है आपको? आपको पता है ये जो अंदर होती है इसे हम अधात्री या मैट्रिक्स बोलते हैं। सब पता है आपको, सब पढ़ लिया है आपने। मैंने तभी आपसे कहा था कि जो आप पढ़ोगे कोशिका वाले चैप्टर में वो पूरी बायोलॉजी में काम आएगा। ये तो मैं माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा रहा हूं क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही श्वसन है। श्वसन का मतलब ऊर्जा, और ऊर्जा के लिए तो काम आएगा ही। अगला एक चैप्टर और पढ़ाऊंगा प्रकाश संश्लेषण, और आपको पता है प्रकाश संश्लेषण कहां पे होगा? हरित लवक। तो जो तुमने हरित लवक की संरचना पढ़ी थी ना वो अब अगले चैप्टर में काम में आने वाली है। तभी मैंने बोला था फोकस करके पढ़ लो, और जिसने नहीं भी पढ़ा कोई बात नहीं, आज ही जितना मैं पढ़ा रहा हूं इतना ही पढ़ लो। आप कहोगे आप इसमें डीएनए राइबोसोम वगैरह बनाओगे, दोस्तों मेरा काम ही नहीं है वो बनाने का, मैं पढ़ा ही नहीं रहा वो। मैं माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना तो पढ़ा ही नहीं रहा, मैं तो ये पढ़ा रहा हूं माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा कैसे बनाती है। वो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या कहते हो? चालू हो जाऊं? आ जाओ।
बेटा आप लोगों को यहां पे एक चीज बहुत अच्छे से पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में इस तरीके का एक स्ट्रक्चर पाई जाती है ऐसी, सबको याद होगा नाम भी, इसको नहीं है बेटा बात अलग है, बाकी सबको नाम याद होना चाहिए। इसके ऊपर ऐसे ऐसे एक संरचना और लगा दो, याद आया? जिस भी बच्चे को याद आया होगा, जैसे कईयों को आ गया होगा, वो यही कहेगा हर्षित सर ये संरचना तो ऑक्सीजोम है। सब पढ़ाया हुआ है मैंने। और ऑक्सीजोम में दो संरचना आपको दिख रही है, एक संरचना ऐसे दिख रही है, ठीक है, इसे बोलते हैं F1। बोला था जो जीरो की तरह दिखेगा उसे वन कहोगे, अच्छा जी। और जो वन की तरह दिखेगा, जो वन की तरह दिखेगा उसे क्या बोलोगे? जीरो बोलोगे। क्या बोली थी ये वाली बात? नहीं बोली थी? सही बात है। ऊर्जा बनानी है मुझे तो मुझे आपके बेसिक्स तो क्लियर करने पड़ेंगे पहले। असली ऊर्जा बनाने का जो काम करेगा वो कौन करेगा? वो याद रखना, असली ऊर्जा बनाने का काम F1 करेगा, क्योंकि मैंने बोला था F1 ही होता है जो ऊर्जा का निर्माण करता है। यही करेगा ऊर्जा का निर्माण। कैसे करेगा वो समझते हैं बस अब अपन। बताओ क्या यहां तक सारी बात सभी लोगों को क्लियर है? सभी लोगों को मेरी बात यहां तक बिल्कुल क्लियर है? तो फटाफट से बता दो कि मैं आगे चलूं। अगर क्लियर है तो डन कर दो, थंब कर दो। तुम्हारे पास तो बहुत सारे तरीके हैं। डन कर दो, थंब कर दो, तुम्हारे पास तो बहुत सारे तरीके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। चलूं बनाऊं एक ताबड़तोड़ वाला डायग्राम? ताबड़तोड़ ही बनेगा वो, ताबड़तोड़ ही। ठीक है, आ जाओ बेटा, आओ सामने देखो। मैं आपको अगर माइटोकॉन्ड्रिया के पूरे डायग्राम को नहीं बनाऊं, और मैं अगर माइटोकॉन्ड्रिया का आपको कोई ऐसा डायग्राम बताऊं, तो बता देना क्या गलत है क्या। ये मैंने एक लाइन खींच दी सर, बहुत सही है, इसको थोड़ा सा यहां कर दो। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ, ये मैंने एक लाइन खींच दी सर, बहुत बढ़िया। बिल्कुल नोट नहीं करोगे, नोट करोगे तो सब चले जाएगा, खोपड़ी से भी दिमाग से भी, इसलिए मत करना। यहां पे उपस्थित है अधात्री, जिसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स। डन है, ठीक है सर। ये जो मैंने आपको दिखा रखी है ये पूरी माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली है, तो मैं तो पूरी ऐसे ही दिखाऊंगा। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली। आंतरिक झिल्ली लिख दूं बस, माइटोकॉन्ड्रिया ही पढ़ा रहा हूं तो पता ही होगा। आंतरिक झिल्ली, बोलो बात सही है? अंदर है अधात्री, फिर है माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली, ये रही। और इसके बाद अगर आप कहो तो मैं बाहर की तरफ एक और ये लगा सकता हूं, जो है माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली। तो ये क्या है? टेढ़ी हो गई क्या डायग्राम? ये वाली लाइन टेढ़ी हो गई ना। ये क्या है? ये है बाहरी झिल्ली। बेटा कोशिका की बाहरी झिल्ली नहीं है, कंफ्यूज मत होना। ये माइटोकॉन्ड्रिया ही पढ़ा रहा हूं अब। माइटोकॉन्ड्रिया है सारा का सारा। माइटोकॉन्ड्रिया बाहरी झिल्ली हो गई, ये माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली हो गई। वो दिख नहीं रहा था ऊपर, चलो। क्या मैं बोल सकता हूं आंतरिक झिल्ली और बाहरी झिल्ली के जो बीच में जगह होगी, इसे झिल्ली अवकाश कहते हैं। मैंने बस इसी डायग्राम को बड़ा करके बता दिया, आंतरिक झिल्ली थोड़ी सी बड़ी कर दी, क्योंकि आंतरिक झिल्ली के अंदर ही सारा का सारा काम होता है। बताओ क्या डन है क्या? ऊपर वाला दिख नहीं रहा? रुको,
थोड़ा छोटा कर देते हैं तो दिखेगा। बताओ अब दिख रहा है? हाँ अब दिख रहा है ना, बस ठीक है, सही है। अब तो दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा अब भी? और छोटा करो, ये देखो अब दिख रहा होगा, ठीक है। हाँ दिख रहा है, पहले भी दिख रहा था मतलब, ठीक है। चले आगे, आओ बेटा। अब आपको काम क्या करना है? आपको काम यह करना है कि जो भी आपके पास ऊर्जा बनाने का तरीका है वो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में ही सारा का सारा कार्य होगा जो ऊर्जा बनाएगा। अब कैसे ऊर्जा बनती है वो देखने वाली बात है यहां पे, क्योंकि सारा का सारा कॉन्सेप्ट तो वहीं से ही चालू होगा। अब देखो बेटा, मजेदार चीज है, मतलब मजे ही मजे हैं इसमें, मतलब तुमको भी मजा आ जाएगा सच में। तुम भी खुद कह दोगे आज कि हर्षित सर क्या कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, मगर खोपड़ी तो लगानी पड़ेगी। देखो मैंने पहले भी बोला था रटाने का काम बेटा मेरे पास है भी नहीं, तो थोड़ी सी खोपड़ी तो लगानी पड़ेगी, है ना? अगर थोड़ी सी खोपड़ी लगाओगे तो बस तुम बल्ले बल्ले बेटा तुम्हारी, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको दोबारा लिख देता हूँ साफ साफ सा, गंदा लग रहा है लिखा हुआ। ये है क्या? ये है माइटोकॉन्ड्रिया, साफ साफ नहीं दिख रहा था है ना? माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली। बताओ क्या डायग्राम क्लियर है अभी? अब चलते जरा डायग्राम में आगे। अब है असली चीज, तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक झिल्ली होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, ये भी साफ साफ लिख देता हूं, ये भी साफ साफ लिख देता हूं। ठीक है, इस माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में कुछ ऐसे जटिल पाए जाते हैं, कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं जो ऊर्जा बनाने का कार्य करने में हेल्प करते हैं। अब वो कैसे करेंगे ध्यान से सुनना, मैं कौन सा डायग्राम बना रहा हूं बताता हूं, फिर कंफ्यूज मत होना। मैं आपको जो डायग्राम बता रहा हूं वो है ये। अगर आपको ये वाला डायग्राम समझना है और साथ साथ इस डायग्राम की एक पेज ये थ्योरी से, एक पेज ये थ्योरी से, एक पेज ये थ्योरी से अगर आपको बचना है तो बेटा बस ही मेरा ये एक पेज अगर आपको याद हो गया तो आप सारी थ्योरी से बच जाओगे। कौन सा पेज? ये जिसमें अभी मैं डायग्राम बना रहा हूं। अगर ये पेज आपको याद हो गया तो थ्योरी से सारे बच जाओगे, कोई टेंशन नहीं है। आओ जरा, यहां पे कई जटिल होते हैं। जटिल मतलब यहां पे सबसे पहले एक जटिल होता है, क्योंकि देखो कुछ ना कुछ चीजें तो होंगी जो ऊर्जा बनाएंगी। तो सबसे पहले एक यहां पे ऐसे एक संरचना में आपको बना रहा हूं, ये रहा। इसको बोलते हैं जटिल संख्या एक, यानी कि कॉम्प्लेक्स वन। इसको क्या बोलते हैं? ये है जटिल संख्या एक, ये है जटिल वन, या इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स वन। कॉम्प्लेक्स वन, सही बात, आराम से, ठीक है। इसके बाद एक और जटिल होता है जो होता है जटिल संख्या तीन। अब यूं मत कहना दो क्यों नहीं आया, एक के बाद तीन आता है। यहां पे इसकी मैथ वीक थी, तो यहां पे एक दूसरा और आता है, ये रहा। और ये क्या है हर्षित सर? ये क्या है बेटा? ये है जटिल संख्या, ये है जटिल संख्या कौन सी? ठीक है, सही बोला ना? हाँ, ये है जटिल संख्या तीन। सर दो क्यों नहीं है बेटा? दो इसके नीचे आता है। ये थोड़ा सा बायोलॉजी है ना बेटा, तो तुम भी याद रखना। जटिल संख्या तीन या जटिल तीन या फिर कॉम्प्लेक्स थ्री है ये। थर्ड करो इसको ना, थर्ड करो, जटिल तीन। बताओ इतनी बात समझ में आ गई क्या? पहले तो सही है। अब क्या काम होता है? सबसे पहला सुनो, कोशिका के पास, ध्यान से सुनना, कोशिका के पास जो भी NADH2 और FADH2 है उससे कोशिका ATP कैसे बनाएगी वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मगर ध्यान से सुनना। अब जरा ध्यान से, सब कुछ छोड़ देना, मजा आने वाला है। देखो सबसे पहले क्या होगा, अरे तू क्यों आ गया भाई? सबसे पहले क्या होगा, कोशिका के पास आपको पता है एक चीज उपस्थित होती है, NADH2। NADH2
उसको कोशिका बदलती है एनएडी में, एनएडी में बदलती है। ठीक है, जब आप किसी चीज को तोड़ोगे तो क्या ऊर्जा नहीं निकलेगी? अगर आप NaDH2 को एनएडी में तोड़ रहे हो तो क्या आप क्या कर रहे हो? ऑक्सीकरण कर रहे हो। देखो थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो क्या ऊर्जा निकलेगी? बिल्कुल। यही जो ऊर्जा है, यानी कि ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रॉन। बेटा ऊर्जा मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। तुम लोगों ने भी तो पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, इतना तो तुम्हारे टीचर ने पढ़ाया है तुमको कि ऊर्जा मतलब क्या होता है? ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रॉन होता है। तो यही जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहां से, यही इलेक्ट्रॉन मान लो निकल गया यहां से, और कितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं? ये निकलते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। NaDH2 से NAD बनेगा तो यहां पर एक एंजाइम उपस्थित होगा जिसका नाम होता है NADH डिहाइड्रोजिनेज। बोलो क्या एंजाइम है? एंजाइम का नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेज, जो हाइड्रोजन को अलग कर रहा है। डिहाइड्रोजिनेज हाइड्रोजन को अलग कर रहा है। बोलो बात सही है? जैसे ही NaDH2 को NADH डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम ने NAD में बदला, वैसे ही अंदर से इलेक्ट्रॉन निकला। बताओ क्या ये वाली लाइन यहां तक क्लियर है क्या? और इसको पकड़ने के लिए आगे एक भाई साहब बैठे होते हैं, जिन भाई साहब का नाम होता है FMN। यहां पे कुछ फुल फॉर्म याद करनी पड़ेगी, और FMN का पूरा नाम यहां लिख रहा हूं। ये जो FMN है इसका पूरा नाम है फ्लेविन। वैसे तो इंग्लिश में लिखता ज्यादा सही था, मोनोन्यूक्लियोटाइड। मोनोन्यूक्लियोटाइड। तुम तो इंग्लिश में लिखना। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है? ये इलेक्ट्रॉन FMN पकड़ेगा और FMN कहेगा चलो भैया कैच कैच खेलते हैं। इस FMN से यही दो इलेक्ट्रॉन हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन फिर आगे जाएंगे, और आगे बेटा एक और भाई साहब बैठे हुए हैं जिसका नाम होता है FeS। और Fe का मतलब होता है आयरन। तो FeS का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आयरन सल्फर प्रोटीन। बताओ क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है क्या? 100% मेरी बात क्लियर होनी चाहिए। मैंने अभी ऐसी कोई भी बात बोली जो आपको नहीं समझ में आई, दोबारा बता रहा हूं। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में अधात्री होती है, मैट्रिक्स होता है, बिल्कुल सही बात है। तो ये तो हो गई अपनी अधात्री, बिल्कुल सही बात है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली होती है, ठीक है जी। माइटोकॉन्ड्रिया की ये बाहरी झिल्ली है, तो बीच में झिल्ली अवकाश है। सर बहुत ही बढ़िया। होगा क्या? NaDH2 जो 3 जगह से बन रहा है, ग्लाइकोलाइसिस से, लिंक अभिक्रिया से, और क्रेब्स चक्र से। तो ये सारा का सारा जो NaDH2 है, इसको सबसे पहले तोड़ा जाएगा, ऑक्सीकरण किया जाएगा इसका। इसको तोड़ोगे कौन से एंजाइम की उपस्थिति में? NADH डिहाइड्रोजिनेज। NADH डिहाइड्रोजिनेज हाइड्रोजन निकाल देगा, यानी कि तोड़ देगा। तोड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। क्या इस इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा होगी? नहीं होगी? बिल्कुल होगी। सोचो इसको तोड़ रहे हो तो ऊर्जा तो निकलेगी, और ऊर्जा किसके रूप में? इलेक्ट्रॉन के रूप में। इतना तो तुमने जिंदगी में पढ़ा ही होगा कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेके जाता है। तो यही इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा है, ऊर्जा एनर्जी है। बोलो बात सही है? ये ऊर्जा किसको देगा? FMN को। FMN यही इलेक्ट्रॉन किसको देगा? FeS को। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है? एक छोटी सी बात जो मैं यहीं पे ही कोने में ही सेट कर देता हूं। जो FeS होता है ये वाहक होता है, वाहक प्रोटीन। आप कहोगे वाहक प्रोटीन का मतलब? वाहक प्रोटीन का मतलब ये एक जगह से इलेक्ट्रॉन को दूसरी जगह पे लेके जाएगा। हर्षित साहब कहां लेके जा रहा है बताओ तो, अभी पकड़ लेते हैं, आओ ना। ये FeS बेटा यहां से उड़ेगा, चलो हम तूफानी करते हैं, और ये आ गया FeS, उड़ गया। वाह सर वाह, क्या बात है, धोखेबाज है। अरे बेटा क्या करे, जिंदगी में धोखा देगा बेटा, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन है। वाहक प्रोटीन है। वाहक प्रोटीन क्यों? क्योंकि जटिल 1 से इलेक्ट्रॉन को जटिल 2 में लेके जाएगा ये, मगर उसके लिए सीधा नहीं लेके जाएगा। इसको जानता ही नहीं है नीचे वाला। नीचे वाला किसको जानता है बेटा? नीचे वाला एक और बढ़िया एक भाई साहब है, इनके बड़े भाई साहब हैं, जिनका नाम है PQ। देखो फुल फॉर्म ही याद करनी है बस इसमें। PQ का पूरा नाम है प्लास्टोक्विनोन। अच्छे से इंग्लिश में लिख रहा हूं अब मैं,
क्योंकि इंग्लिश में याद रखोगे इसको। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? डन। अब जैसे ही मैंने बोला था तुमको भी, पहले भी बोला था, बायोलॉजी में क्या याद करना है, जो देता है उसका ऑक्सीकरण, जो लेता है उसका अपचयन। अब देने वाला कौन है, लेने वाला कौन है? तो अभी 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास पहुंच गए? हर्षित सर पीक्यू के पास पहुंच गए, नालायक है ये। तो बेटा पीक्यू की अपचयन हो जाता है। अपचयन किसमें हो जाता है? पीक्यू बदल जाता है PqS2 में। यहां लिख देता हूं PqS2 क्या होता है। PqS2 वही नाम है प्लास्टोक्विनोन, मगर ये अपचयन हो चुका है, अपचयन का रूप है प्लास्टोक्विनोन का। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? तो मतलब PQ ऑक्सीकरण का रूप और एक अपचयन, जो लेता है उसका अपचयन हो जाता है। बायोलॉजी में इतना ही याद रखना, तुम केमिस्ट्री में क्या पढ़ रहे हो मुझे फर्क नहीं पड़ता उससे। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? मतलब मैं रटाऊं तो रटा भी दूंगा यार, मगर जब चीजें बढ़िया चल रही है तो क्यों ही रटाऊं भाई इसको। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है? चले आगे। अब बेटा नीचे एक भाई साहब इंतजार कर रहे होते हैं इसी सब चीज का, जिसका नाम होता है CYTB। तुम कहोगे सर ये कितने याद करने पड़ेंगे? बेटा मैं क्या करूं, करने ही पड़ेंगे, मगर एक तरीके से याद करवा दूंगा, कहानी है ही तो। बेटा CYT का मतलब है साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम बी। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है? इसी CYT से ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है, ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए इसके पास, ठीक है। यही 2 इलेक्ट्रॉन आगे चले गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में तो ऊर्जा है ना बेटा, सारा खेल ही पैसे का चल रहा है यहां पे, एनर्जी का। ये CYT आगे उसी को देगा, वही भाई साहब एक बैठे हैं, कौन? FeS, आयरन सल्फर प्रोटीन को। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है? इसको देगा आयरन सल्फर प्रोटीन को। बताओ क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है? और ये जो आयरन सल्फर प्रोटीन है, ये आगे इसी इलेक्ट्रॉन को, ये आयरन सल्फर प्रोटीन आगे इसी इलेक्ट्रॉन को दे देता है एक और चीज को, जिसे हम बोलते हैं CYT-C1, यानी कि साइटोक्रोम C1। दो इलेक्ट्रॉन, गेम ही इलेक्ट्रॉन का चल रहा है और किसी का नहीं चल रहा। बताओ क्या यहां तक सारा पॉइंट क्लियर है क्या? पहले इलेक्ट्रॉन का गेम खिलाऊंगा, उसके बाद आगे की चीज पढ़ाऊंगा, अभी तो गेम ही करना है इलेक्ट्रॉन का। सर 2 जटिल तो हो गए। मैंने कहा अच्छा सर 1 जटिल और बना दो। बेटा लो 1 जटिल और लो, कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, पिंक तो ले लिया, ये ब्राउन ले लिया, येलो ले लेते हैं। ये रहा बेटा येलो, येलो, वाह। तो पहला आ गया जटिल नंबर फर्स्ट, फिर आ गया जटिल नंबर सेकंड, और अब कौन सा आ जाएगा? सर ये तो है फिर जटिल नंबर सेकंड है, क्योंकि थर्ड तो यहां लिख दिया, तो ये क्या है? जटिल सेकंड है, कॉम्प्लेक्स सेकंड। बताओ क्या यहां तक मेरे सारे दोस्तों को मेरी सारी बात क्लियर है क्या? देखो थोड़ा बहुत याद करने का होता है, मगर उसको याद ऐसे मत करो, रटो मत। चलूं आगे? पक्का? जटिल संख्या सेकंड के बाद एक और भी जटिल मैं आपको यहां पे बना देता हूं अभी, क्योंकि बाद में फिर कहोगे कि कब बनाओगे, तो अभी बना देता हूं एक जटिल और। ये रहा बेटा एक और जटिल, जो होता है जटिल 4। फर्स्ट हो गया, थर्ड हो गया, सेकंड हो गया, हाँ जटिल 4। इसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स 4। बताओ यहां तक पॉइंट क्लियर है? सही है। अब होता क्या है दोस्तों, होता यह है कि ये जो साइटोक्रोम C1 है, ये दोस्तों यहां से निकलता है बाहर, ये निकल गया, ये साइटोक्रोम C1। ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी की सारी लाइन मैं ही बोल रहा हूं। ये साइटोक्रोम C1 यहां से थोड़ा सा और आगे जाएगा, ये आ गया साइटोक्रोम C1, और ये बाईपास होता हुआ, एक रोड होती है ना बाईपास रोड, एक तो वो होती है जो सिटी में से जाती है, एक और होती है बाईपास होती है, बाहर से घूम के होती है। तो ये जटिल संख्या 2 में नहीं जाएगा, ये साइटोक्रोम C1 इसको यहां पे किसको दे देगा? जटिल संख्या 4 को। ये दो इलेक्ट्रॉन थे,
ये 2 इलेक्ट्रॉन ये भाग रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये भाग रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये भाग रहे हैं और यहां पे आ गए। और बेटा यहां पे एक भाई साहब बैठे हुए हैं जो पुराने दोस्त थे इनके, जिनका नाम था कॉपर। सीयू का मतलब तो आप सभी लोग जानते हैं, कॉपर होता है। कॉपर। बताओ क्या यहां तक सारे पॉइंट क्लियर है क्या? कोई दिक्कत है किसी को यहां तक? चालू करूं आगे की कहानी? आपको याद है क्रेब्स चक्र में मैंने एक पॉइंट लिखवाया था, वैसे तो भूल जाते हो तुम, मगर फिर भी मेरे हिसाब से क्रेब्स चक्र का एक पॉइंट आपको याद होगा कि सारे के सारे एंजाइम क्रेब्स चक्र के माइटोकॉन्ड्रिया की अधात्री में मिलते हैं, मगर एक एंजाइम ऐसा होता है जो अंतः माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में मिलता है, जिसका नाम था सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। याद होगा तुम्हें, भूल नहीं सकते तुम, मैं तुम्हें भूलने भी नहीं दूंगा। तो एक एंजाइम और था जिसका नाम था, जो यहां पे था माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली में, नाम था सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। पढ़ा था ये, मैंने पढ़ाया भी था अगर आपको याद हो तो। ये सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज अब क्या काम करता है? ये जो सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज होता है ये भी अब ऊर्जा के लिए ही काम करेगा। और कैसे काम करेगा बेटा? ये आपको याद होगा, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो सक्सिनिक एसिड होता है ना, कि सक्सिनेट, उसको फ्यूमिनेट में बदलता है। सक्सिनेट को फ्यूमिनेट में बदलता है। आप कहोगे हर्षित सर ये वाली चीज तो आप समझा तो दो एक बार। लो बेटा लो, डायग्राम देखो बेटा, हमने तो लिखा है ये, हमने तो क्रेब्स चक्र जब लिखा था तभी पढ़ा है ये। लो जिसको याद नहीं है लो, सक्सिनिक एसिड को फ्यूमेरिक एसिड यानी कि फ्यूमिनेट में बदलता है एसडी, और एसडी का मतलब क्या होता है? सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। बताओ क्या लिखा हुआ है अपने नोट्स में? नहीं लिखा हुआ? लिखा हुआ है, ठीक है। जब सक्सिनिक एसिड को फ्यूमेरिक एसिड में बदला था तो दोनों को FeDH2 बनना था क्या? अरे सर जबरदस्त बात है। तो यहां पे भी क्या काम होता है? यहां पे भी वही काम होता है कि ये जो FeDH2 होता है बेटा, इसको फिर तोड़ा जाता है। देखो आज लग रहा होगा कि थोड़ा सा दिमाग पे जोर तो पड़ रहा है, मगर मैं स्टोरी सुना रहा हूं, मेरी स्टोरी के मजे लोगे तो बेटा सब कुछ चीजें आसान होगी, नहीं लोगे तो दिक्कत है। तो आगे जाके ये भेज देता है इन सब चीजों को जिसके पास वो होता है FAD। बताओ क्या यहां तक मेरा पॉइंट बिल्कुल अच्छे से क्लियर है क्या? यहां तक कोई दिक्कत है किसी को तो बता दो। FAD की फुल फॉर्म कहां लिखूं? जगह है क्या कहीं? यहां लिख देता हूं, फ्लेविन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। आज इसके बाद कुछ नहीं करवाऊंगा, आज बस यही करवा के बस रिवीजन करवाऊंगा आपको। तो 5-10 मिनट और भी लग जाएंगे तो एक बार झेल लेंगे, फिर आपको रिवीजन करवाऊंगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। अब बेटा FADs के पास जो भी इलेक्ट्रॉन थे, इस इलेक्ट्रॉन को जो FAD होता है वो आगे स्थानांतरित करता है, और ये इलेक्ट्रॉन जो FAD है, किस कलर से करूं? ग्रीन कलर से कर देता हूं। ये भेजता है वापस से किसके पास? FES के पास, आयरन सल्फर प्रोटीन के पास। सही है। और आपको पता है FES तो अपनी जगह छोड़ सकता है, क्योंकि ये तो कौन सा प्रोटीन होता है? वाहक प्रोटीन होता है। बेटा FES फिर इस 2 इलेक्ट्रॉन को लेके आगे जाएगा। ये रहा बेटा FES, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लेके आगे गया, और इस 2 इलेक्ट्रॉन को लेके आगे जाने के बाद ये जाएगा फिर से उसी चीज के बाद जिसके पास पहले गया था, नाम है PQ। PQ आप जानते हो क्या होता है? प्लास्टोक्विनोन। और इस प्लास्टोक्विनोन ने जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन लिए, वैसे ही PQ अपने आप को किससे बदल देता है? वो बदल देता है PQS2। देखो ऊपर भी सेम ही हो रहा है। जब वो इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा था, ये रहा 2 इलेक्ट्रॉन, ये रहे 2 इलेक्ट्रॉन, लिखा हुआ है ये भी 2 इलेक्ट्रॉन। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? और ये 2 इलेक्ट्रॉन नीचे से लेके आके ये किसको दे देता है? साइटोक्रोम B को। एरो देखना बस, मेरे लग रहा होगा ना आज पहली बार लग रहा होगा सर क्या ये आखिरी डायग्राम ऐसा है जिसमें तुम्हें थोड़ी सी खोपड़ी लगानी पड़ सकती है, इसके बाद बायोलॉजी हलवा है। आज भी हलवा ही है, मगर तुम लोगों को ऐसे मुश्किल डायग्राम बनाने की कभी आदत नहीं है ना,
तो तुम लोगों को तो हमेशा लगता है सर ये तो आसान होना चाहिए, आसान होना चाहिए, ये कैसे हो गया। तो पहली बार थोड़ी सी बात तो हो जाती है, बातचीत करोगे तो मगर काम हो जाएगा। बताओ क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है क्या? अब आप ध्यान से देखोगे तो साइटोक्रोम बी के पास यानी कि जटिल संख्या 3 के पास दो जगह से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ऊपर से भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, नीचे से भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। डायग्राम को देखना दोस्त, मैं फिर बोल रहा हूं आपको, अगर आपने मेरी बात को ध्यान से अगर नहीं सुनी तो आप फिर नहीं कर पाओगे कभी भी, आपको हमेशा से ही कंफ्यूजन रहेगा इसमें, तो आप कभी नहीं कर पाओगे। और मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर आज समझ लिया तो फिर कभी ये नहीं कहोगे अर्चित सर क्या क्या है ये, हमेशा ये कहोगे सर मजा आ गया, आपने इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र हमें याद करवा दिया। हाँ ये हो सकता है क्लास में याद नहीं हो अभी। बताओ, इस साइटोक्रोम बी के पास इलेक्ट्रॉन नीचे से भी जा रहा है, इस साइटोक्रोम बी के पास इलेक्ट्रॉन ऊपर से भी आ रहा है। इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन आए वो इसने इसको दे दिए, इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन आए वो इसने इसको दे दिए, ये वाला बाहर निकल गया, कहां पे आ गया, झिल्ली अवकाश में, और आने के बाद किसके पास चले गए, जटिल संख्या 4 को कॉपर को दे दिया। CY2 लिखा हुआ है कई जगह इसको, बोलो बात सही है। अब जटिल संख्या 4, तो यहां पे सबसे पहले इसको स्थानांतरित किया जाएगा साइटोक्रोम A1 के पास, इसको साइटोक्रोम A1 लिख लेना जरा ध्यान से। उसके बाद यह स्थानांतरित किया जाएगा साइटोक्रोम A3 के पास, साइटोक्रोम A3 के पास। उसके बाद ये फिर स्थानांतरित किया जाएगा कॉपर के पास, वही CO+2। मैंने पता है कैसे याद किया है, A1 और A3 तीनों रे क्या हो गए 4, तो साइटोक्रोम ये जटिल संख्या 4 में 4 है, मैंने तो ऐसे याद कर रखा है। अब ये याद हो गया बेटा, एक बार याद हो गया फिर कभी भूलने का होता ही नहीं है, फिर एक बार खोपड़ी में बैठ जाए टचवुड, फिर उसके बाद बैठ ही जाती है। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? मैंने तो ऐसे याद किया है 3 और 1 4, नीट में क्वेश्चन आया हुआ है A1 A3 किसके पार्ट होते हैं, कहां पे कार्य करते हैं, जटिल संख्या 4 में कार्य करते हैं, कोई पूछे तो बता देना। बताओ क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है क्या? कंफर्म, कोई दिक्कत है? सर बिल्कुल भी नहीं है। अब होगा क्या, ये जो दो दो इलेक्ट्रॉन ये भागते हुए फिर रहे थे, ये जो दो इलेक्ट्रॉन भागते हुए फिर रहे थे, दो इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन भागते हुए फिर रहे थे, ये सारे इलेक्ट्रॉन अब चले जाएंगे अंदर। अंदर मतलब कहां पे, अधात्री में। और अधात्री में जाने के बाद इस जैसे ही अंदर पहुंचेंगे वैसे ये क्या काम कर देंगे, ये जल का निर्माण करेंगे। हाफ ऑक्सीजन होगी प्लस 2H+ होगा, बोलो बात सही है। तो ये क्या बना देंगे, ये बना देंगे H2O, क्या बना देंगे H2O यानी कि जल। बोलो बात सही है क्या, क्या बन गया, जल बन गया। डन है, कोई दिक्कत है यहां तक किसी को भी कैसी भी? मैं डायग्राम मैं एक्चुअली स्क्रीन से इसलिए हटना पड़ता है क्योंकि मैं चाह रहा हूं एक बार आप डायग्राम को ध्यान से देख लो। डायग्राम ध्यान से देख लोगे तो फिर कभी मेरे से नहीं पूछोगे कि डायग्राम में आपने ये क्या कर दिया था। नीट के अंदर सीधा क्वेश्चन आएगा जल का निर्माण कहां होता है, आप बोलोगे माइटोकॉन्ड्रिया की धात्री में। नीट के अंदर सीधा क्वेश्चन आएगा कौन बनाता है, आपका आंसर है कॉम्प्लेक्स संख्या 4 बनाने में मदद करता है। सब कुछ डायग्राम में है, थ्योरी पढ़ लो डायग्राम देख लो, तुम्हारी इच्छा है। बोलो क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है सारे के सारे, किसी में भी कोई भी दिक्कत? चलूं आगे। चले अब सुनो बेटा, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है, इस वाले कॉम्प्लेक्स को जटिल संख्या 4 भी बोल सकते हो आप, या बोल सकते हो साइटोक्रोम बी C1 कॉम्प्लेक्स। देखो साइटोक्रोम बी C1 जटिल, तो इसको आप एक नाम और बोल सकते हो, साइटोक्रोम बी C1 जटिल। बताओ मैंने कुछ गलत पॉइंट लिखा क्या? बोलो बात सही है। नीचे वाला जो है, ये नीचे वाला, ये क्या इसको मैं लिख सकता हूं साइटोक्रोम A1 A3 कॉम्प्लेक्स, ये वाले को बिल्कुल हर्षित सर लिख सकते हो। तो इसका नाम मैं लिख देता हूं, ये साइटोक्रोम C कॉम्प्लेक्स ही बोल सकते हो इसको, C ऑक्सीडेज। या फिर बोल सकते हो साइटोक्रोम A1 A3 कॉम्प्लेक्स। बताओ एक बार पूरा का पूरा खोपड़ी से गुजार लो। वैसे एक कॉम्प्लेक्स रह गया अभी, कॉम्प्लेक्स नंबर 5 तो बनाया ही नहीं।
लास्ट बच गया बस, और इसके अलावा है नहीं। थोड़ा सा छोटा कर दूं, हल्का सा, ये तो बनेगा ही नहीं है, हल्का सा बस, नहीं ज्यादा छोटा हो रही, ज्यादा छोटा नहीं, ज्यादा छोटा नहीं। हाँ, मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। लास्ट कॉम्प्लेक्स बना रहा हूं यहां पे, लास्ट और फाइनल कॉम्प्लेक्स वो रहा, ये रहा। बोलो बात सही है। और इसको कौन सा, जटिल संख्या 5, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर 5। अभी बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक छोटा सा डाउट होगा, अर्चित सर ऊर्जा तो बनी नहीं, पानी बनाने के लिए लाए थे क्या? आपने तो बोला था ऊर्जा बनाओगे, वो तो बना ही नहीं, पानी पानी बना दिया। बनाऊंगा ऊर्जा, अभी तो ऊर्जा तो बनाऊंगा, अभी अभी दिक्कत मत करो, ऊर्जा तो बनेगी अभी। कैसे बनेगी जरा देखना। यही कॉम्प्लेक्स 5 होता है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजोम। यही है जो है ऑक्सीजोम। जानते हो ऑक्सीजोम कौन सा? यही देखो, यही वाला, यही है। इसको ऑक्सीजोम को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स 5। ये कॉम्प्लेक्स 5 आ गया। बताओ क्या यहां तक सारी बात क्लियर है क्या? चैट बॉक्स रिवीजन में एक बार करवा दूंगा, अभी यहां मत लिखना, एक बार दोबारा समझा दो, सब समझा दूंगा मैं दोबारा, टेंशन मत लो। मतलब अगली क्लास में भी समझा सकता हूं, क्योंकि ये तो आपके टेस्ट में आ नहीं रहा है ना, मगर डायग्राम तो आज बना दूंगा, अगली क्लास में एक बार फिर समझा दूंगा। मगर पहले बताओ कि डायग्राम में कुछ तो 10-20% तो खोपड़ी में घुसी होगी बात। देखो अब इसमें वैसे समझाने का कुछ भी नहीं है, नाम तो याद ही करने पड़ेंगे बेटा, नाम याद करने का मेरे पास कोई तरीका नहीं है कि नाम कैसे याद करें। थोड़ी बहुत हेल्प मैं तुम्हारी कर सकता हूं, मगर वो भी करवाऊंगा, अभी करवाऊंगा मैं थोड़ी बहुत हेल्प तो तुम्हारी। मगर पहले नाम तो देखो आपको याद करने पड़ेंगे, उसके लिए बेटा मेरे पास कोई शॉर्टकट तो है नहीं। बेटा ये क्या है? नॉक नॉक बेटा, नॉक नॉक है ये, खोपड़ी के सारे दरवाजे खुल जाएंगे बेटा, आज पता लगेगा बायोलॉजी में। मगर ये एक ही डायग्राम है जो ऐसा है, उसके बाद सारी चीजें बड़ी आसान है। ये एक ही डायग्राम है जो थोड़ा सा ऐसा है, लगेगा आपको, मैं पहले ही बोल रहा था डायग्राम, आज खुद देख लो ना, 1 घंटा हो गया इस डायग्राम को बनाते हुए, नहीं तो मैं आपको प्रिंट करके दे देता ये डायग्राम। मगर मैं भी तो बना रहा हूं ना, मैं भी चाहता हूं कि मैं बनाऊं आपको, तो मैं दिखाऊं आपको कि एग्जैक्टली कैसे बनता है। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? अब सुनो जरा असली चीज, 5 मिनट का टॉपिक है, बस हो गया। अब आपको याद है जब आपने कोशिका वाला चैप्टर पढ़ा था? अरे अर्षित सर फिर कोशिका, सुनो ना, आपको याद है जब आपने कोशिका वाला चैप्टर पढ़ा था, तब आपने एक बहुत प्यारी सी चीज पढ़ी थी। सर क्या पढ़ी थी? आप खुद ही बोल दो सर, आज तो समझ में थोड़ा सा खोपड़ी आउट हो रही है। आपने पढ़ा था कोई भी चीज अपनी लो कंसंट्रेशन से अगर हाई कंसंट्रेशन की तरफ अगर जाती है तो ऊर्जा लगती है, और इसे हम सक्रिय परिवहन कहते हैं। पढ़ा था नहीं पढ़ा था ये? यस और नो में बता दो, क्या ये चीज पढ़ी थी क्या? फिसल पट्टी वाली बात बताई थी मैंने आपको। मैंने बोला था अगर अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाओगे तो ऊर्जा नहीं लगेगी, अगर 4th फ्लोर से खिड़की खोल के नीचे जाओगे ऊर्जा नहीं लगेगी, मगर नीचे से सीढ़ी चढ़ के 4th फ्लोर तक जाओगे तो ऊर्जा लगेगी। फिसल पट्टी पे नीचे से ऊपर जाओगे ऊर्जा लगेगी, मगर ऊपर से नीचे आओगे तो ऊर्जा नहीं लगेगी। क्या ये बात मैंने आपसे बोली थी या नहीं बोली थी? बोली थी। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, देखो सारा काम एक तरफ, जो अब होने वाला है वो एक तरफ है। अभी तो पकड़ा कोबड़ी ऐसे घूम रही होगी, पता कुछ तो क्या करोगे, अबे ये क्या है। अच्छा कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो अभी 5 मिनट बाद आए होंगे, 5 मिनट का मतलब कुछ कह रहे होंगे चलो कुछ खा के आ जाता हूँ हर्षित सर, तो आज पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। जब वो गए होंगे 10 मिनट पहले, 10 मिनट बाद आए, फिर कह रहा क्या हो गया ये, अबे क्या बना दिया ये तो आज तक खोपड़ी हिल जाएगी। सबसे अलग डायग्राम है पूरी एनसीईआरटी का ये। अब एक बहुत बड़ी बात बताता हूं, देखो क्या होता है, सुनना जरा ध्यान से सुनना बेटा। एटीपी बनाने का काम तो ऑक्सीजोम ही करता है, हम सभी लोगों को ये वाली बात तो पता है कि एटीपी कौन बनाएगा, ऑक्सीजोम। अभी तक आपने कहीं भी नहीं देखी होगी एटीपी बनाई नहीं मैंने। एटीपी बनेगी, कैसे बनेगी, ध्यान से सुनना, खोपड़ी लगानी है, ध्यान से सुनना। होता क्या है, गजब की चीज बता रहा हूं, सुनो बेटा। माइटोकॉन्ड्रिया की अधात्री के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया की अधात्री के अंदर प्रोटॉन पाए जाते हैं H+। H+ को बोलते हैं प्रोटॉन। H+ को क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। लिख देता हूं, किसी को दिक्कत नहीं होगी, H+ को बोलते हैं प्रोटॉन। बोलो बात सही, ध्यान से सुनना जरा,
मजा तो तभी है। ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली अवकाश में भी प्रोटॉन पाए जाते हैं, H+। प्रोटॉन की संख्या कहां पे कम है? यहां कम है या यहां कम है? चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूं तुम्हारा। अब तो कुछ चीजें ऐसी है जो तुम कोई भी बच्चा खोपड़ी लगा सकता है। प्रोटॉन की संख्या कहां पे कम है लिखना है, उसमें अवकाश में कम है या धात्री में कम दिख रही है? कहां कम है प्रोटॉन की संख्या? प्रोटॉन की संख्या कहां पे कम है? देखो तुम्हारे सामने लिखा हुआ है। अब देखी हुई चीज भी बेटा नहीं देख सकते, बटन लगा रखा क्या आंखों पे? हाँ ठीक है। एक लाइन बोल दूं क्या? एक शेर अर्ज कर दूं क्या? आजकल गाने गाने वाला चल रहा है, कह दो ना हाइड्रोकार। मैं भी बेटा एक गाना बनाता हूं, लो मैं भी गाना बनाता हूं बेटा। अगर प्रोटॉन की कंसंट्रेशन में तो बनता ही नहीं है। हाँ चलो गाने में बोलते हैं, तुम म्यूजिक देना पीछे से, ठीक है। अगर प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी झिल्ली अवकाश में तो वो यहां से यहां तक जाएगा, ऊर्जा की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होगी। सही बात है क्या? हां, क्योंकि अधिक सांद्रता से कोई चीज कम सांद्रता की ओर जाती है तो ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। सर बहुत बढ़िया। मगर कोई चीज अगर कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाती है तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और सर बिल्कुल सही बात। यानी कि अगर ये H+ आयन यहां से यहां जाएंगे तो ऊर्जा की आवश्यकता होगी, मगर अगर यही H+ आयन यहां से यहां जाएंगे तो ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होगी। बाबू मोशाय बोलो क्या बोलते हैं? सही बोला मैंने? गाना अच्छा नहीं बना कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सही बात है। हाँ अब देखो जरा, अब आ जाओ बेटा। वाइब है नहीं है पता नहीं, वो तो देखो, मगर याद देखो चैट बॉक्स बंद कराओ तुम्हारा, समझना मतलब मजा आएगा तुमको। तुम कहोगे वाह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब तो जरा सुनो बेटा, जब तुमने NADH2 को NAD में तोड़ा था, ध्यान से सुनना, चैट बॉक्स छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। जब तुमने NADH2 को NAD में तोड़ा था, ऐसी स्थिति में जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पे निकला था तो क्या इस इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा नहीं थी? मैं तब से चिल्ला रहा हूं, इलेक्ट्रॉन में क्या थी? ऊर्जा। ध्यान से सुनना, कोई भी चीज कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाएगी तो ऊर्जा लगेगी। इसी ऊर्जा का उपयोग कर कर जटिल संख्या 1 यहां से 4 प्रोटॉन को बाहर निकाल देता है, 4 H+ को। ध्यान से सुनना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में क्या है? ऊर्जा ऊर्जा ऊर्जा। ये जो इलेक्ट्रॉन है इसी ऊर्जा का उपयोग करके ये जो FeS है ये यहां से, मतलब ये कॉम्प्लेक्स संख्या 1 है, ये यहां से इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का उपयोग करके 4 प्रोटॉन को झिल्ली अवकाश में फेंक देता है। बताओ क्या पहला पॉइंट क्लियर है क्या? चलूं आगे? ठीक है। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स संख्या B में भी आता है तो यहां से भी सेम काम होता है। ये फिर से 4 प्रोटॉन को फिर से कहां पे फेंक देता है? झिल्ली अवकाश में। क्योंकि बेटा कोई भी चीज कम सांद्रता से अधिक सांद्रता में जाती है तो ऊर्जा तो लगती है, और ये ऊर्जा फ्री की है। कैसे फ्री की है? जो NADH2 है उसको तोड़ा तो जो इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा थी उसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का उपयोग करके यहां से प्रोटॉन को यहां भेज रहे हैं। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? कॉम्प्लेक्स संख्या जो सेकंड होता है इसके पास ये वाला कार्य नहीं होता, इसके बस की नहीं होती प्रोटॉन बाहर फेंकने की। सीधी सी बात। कैसे बेटा? गेट होगा तो ही अंदर से बाहर चीजों को फेंक सकते हो, यहां पे गेट ही बंद है तो अंदर से बाहर नहीं फेंकेगा। मगर जो कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा है? 4 जो है, ये भी यहां से इसी ऊर्जा का उपयोग करके, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा कम बचती है क्योंकि इधर उधर से इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ आ रहा है ना, तो केवल 2 ही प्रोटॉन यहां पे फेंक पाता है। तो अगर आप ध्यान से मेरी बात को सुनोगे तो 4 प्रोटॉन तो इसने फेंक दिए, 4 प्रोटॉन इसने फेंक दिए, 4 प्रोटॉन इसने फेंक दिए। तो मैं क्या एक बात मेरे सारे के सारे दोस्तों को बोल सकता हूं क्या? पहले यहां पे हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता थी वो ज्यादा थी,
यहां पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो थी वो कम थी, ये मान लो ये कम हो गई, ये ज्यादा हो गई, सही है। मगर अब यहां पे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा हो गई। और यहां पर अब जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है वो कम हो गई। रीजन आपको पता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने इसी ऊर्जा का उपयोग कर कर अंदर से प्रोटॉन को बाहर फेंक दिया। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है क्या? बेटा अगर मैं आज सरकार चलाता हूं और मैं एक गरीब किसान को 1000 रुपए देता हूं, तो बीच में सब अपना अपना पैसा मार लेंगे। कोई 50 रुपए, कोई 30 रुपए, कोई 20 रुपए, कोई 100 रुपए, कोई 200 रुपए। सेम टू सेम यहां पे है। इलेक्ट्रॉन के अंदर ऊर्जा तो थी, मगर इसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का उपयोग कर कर, ध्यान से सुनना, कम सांद्रता से जो प्रोटॉन था अधात्री में से यहां पे फेंक दिया। और अब अधात्री के अंदर प्रोटॉन की सांद्रता बहुत कम हो गई, मगर जो अंतर झिल्ली अवकाश है, यहां पे प्रोटॉन की सांद्रता बढ़ गई रे दया, कुछ तो गड़बड़े दे दया। सांद्रता बढ़ गई है प्रोटॉन की, कहां पर? यहां पर। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है? सही है, चलूं आगे, सही है। अब सर ये प्रोटॉन की सांद्रता काहे बढ़ाई है, क्यों बढ़ाई है, कोई रीजन है? हाँ, ये है रिश्वतखोर, ये है नालायक, जिसकी वजह से सारा काम हो रहा है ये, क्योंकि एटीपी तो यही बनाता है, ठीक है। जो 1 की तरह दिखता है उसे बोलते हैं F0, अच्छा। और जो 0 की तरह दिखता है उसे बोलते हैं F1। वाह सर वाह, बन गया सर डायग्राम, बहुत बढ़िया। ये रिश्वतखोर है, क्या है? रिश्वतखोर। और ये क्या काम करेगा? ये बाहर से इन्हीं प्रोटॉन को अंदर लेके जाता है, लेके अपन भी चलेंगे, ये लेके जाता है, ये लेके जाता है, ये लेके जाता है। और इसी प्रोटॉन का उपयोग कर कर ये अंदर एक छोटा सा काम करता है, क्या? एडीपी के साथ अकार्बनिक फॉस्फेट जोड़कर एटीपी बनाता है। एक एंजाइम की उपस्थिति में जिसका नाम है एटीपी सिंथेज। कॉन्सेप्ट कंप्लीट। रिश्वतखोर है ये कहता है मेरे से अगर ना आपको कभी भी अगर मेरे से एटीपी बनानी है, मैं एटीपी बना दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं अगली क्लास में तुम्हें वीडियो भी दिखाऊंगा इसका। मैं एटीपी बना दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मगर एटीपी बनाने में ना मुझे तो प्रोटॉन चाहिए होंगे। इसी प्रोटॉन को यहां पर ज्यादा करने के लिए अंदर से प्रोटॉन को बाहर फेंका गया है NADH2 के द्वारा और FADH2 के द्वारा। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूं, डन हो गई आज के बाद। आज का बहुत बड़ा डायग्राम अपना कंप्लीट हुआ है, मजा आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो अगली क्लास में एक बार फिर रिवाइज करवा दूंगा, टेंशन मत लो। अगली क्लास में एक बार फिर रिवाइज करवा दूंगा, अगली क्लास में एक बार फिर रिवाइज कर दूंगा। देखो मैं तो आगे की चीज तो रिवाइज करवाता रहता हूं ना, टेंशन मत लो, मैं भगाऊंगा बिल्कुल भी नहीं। अगली क्लास में मैं फिर रिवाइज करवाऊंगा इसका, आप बिल्कुल टेंशन मतलब मेरे साथ रहो बस। मैं अगली क्लास में फिर रिवाइज करवा दूंगा इसका। रिश्वतखोर तो यही है बेटा, इसकी रिश्वत को पूरा करने के लिए सारा खेल रचा गया है, इसकी रिश्वत को। तो इसका वीडियो भी दिखाऊंगा मैं, मगर अगली क्लास में, आज नहीं, क्योंकि आज आपको रिवीजन थोड़ा सा करवाना है ना, तो अगली क्लास में। डन है? जिसको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, अगली क्लास में समझा देंगे दोबारा। जिसको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं बेटा। देखो ये कोई वो तो है नहीं, ये तो मेरे को पता है, थोड़ा सा भी दिमाग लगता है तो आपको सच में टेंशन आ जाती है, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। मगर बेटा थोड़ा सा अगली क्लास में समझा देंगे इसको, कोई टेंशन नहीं है। मगर डायग्राम तो बन गया आज, डायग्राम तो बन गया, अगली क्लास में डायग्राम तो ही बनाना पड़ेगा कम से कम एटलीस्ट। चलो आओ आ जाओ, एनसीईआरटी भी पढ़ानी है मगर अगली क्लास में। आओ जरा रिवीजन करवा दे एक बार, रिवीजन करवा दे। देखो भाई देखो, कोई बात, जिसको नहीं समझ में आया उसको भी बेटा कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा रुक जाओ, अगली क्लास का इंतजार कर लो, कोई बात नहीं। ना हो सकता नहीं समझ में आओ, ऐसी कोई वो थोड़ी है कि मैं एक बार में समझाऊंगा, एक बार में समझ में आ जाएगा, अगली बार में फिर पढ़ा देंगे, अगली बार में फिर पढ़ा देंगे, वीडियो के साथ पढ़ा देंगे अगली बार में, फिर और समझ में आएगा, फिर कहोगे ओके हर्षी सर आज आ गया समझ में, कोई बात नहीं, एक दिन और सही, एक दिन मतलब कुछ दिन तो लग जाएंगे। आप देखो अपने ग्लाइकोलाइसिस पूरा पढ़ लिया था, देखो एनसीईआरटी पढ़ के जाना, अच्छे से एनसीईआरटी की एक एक लाइन की रीडिंग करना, क्वेश्चन जैसा समझ में आता है ध्यान से क्वेश्चन को पहले पढ़ना, पढ़ने के बाद ही क्वेश्चन को पूरा करना। बोलो बात सही है?
आज एक छोटा सा काम मैं आपके लिए और करके आया हूं जो आप लोग करोगे। मैं पीवाई क्यूज लेके आया हूं आज, पीवाई क्यूज, ये सारे पीवाई क्यूज हैं, देख सकते हो, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन आपको करने हैं आज घर पे जाके, बस मतलब घर पे ही हो तुम, घर पे जाके तो क्या करोगे, घर पे ही तो हो। आओ बेटा, पहला प्रोसेस था ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें मैंने ग्लूकोज से 2 पायरुवेट अम्ल बनाए थे, सही है। इसमें टोटल मिला के अगर देखा जाए तो मैंने तुम्हें गाना याद करवाया था, ग्लूकोज ग्लूकोज फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज, दब से गिरा पागल, नीचे आया पागल, 1 3 डायपेगा, 3 पेगा, 2 पेगा, पप्पा। टोटल मिला के 10 स्टेप होते हैं। नीट के अंदर कैसे भी पूछ सकता है कि इसके बाद कौन सा स्टेप बनेगा, इसके बाद कौन सा स्टेप बनेगा, इसके बाद कौन सा स्टेप बनेगा। आपको फार्मूला मैंने बता दिया तो आपको याद रहना चाहिए। पायरुवेट अम्ल कैसे बनेगा वो भी आपको बता दिया तो आपको वो भी याद रहना चाहिए। पहली बात तो ये है, कोई मुश्किल नहीं है। टोटल मिला के 10 एटीपी बनती है, मगर सीधी सीधी 10 एटीपी नहीं बनती। यहां पे NADH2 की फॉर्म में बन रही है एटीपी, तो टोटल मिला के 10 बन रही है। 10 में से 2 आपने प्रयोग कर ली तो कितनी एटीपी का फायदा हुआ, 8 एटीपी का। इसे हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। चाहे कोई भी चीज वायवीय शोषण करे चाहे अवायवीय करे, ईस्ट अवायवीय शोषण करता है वायु की अनुपस्थिति में। ग्लाइकोलाइसिस हमेशा और हमेशा कोशिका द्रव्य में होगा ही होगा, होगा ही होगा, होगा ही होगा। उसके बाद अगर जीव वायवीय शोषण कर रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा। मगर अगर जीव वायवीय शोषण नहीं कर रहा तो बेटा किण्वन, आपको पूरा का पूरा किण्वन पढ़ाया था लास्ट क्लास में, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कर लेना, ठीक है। आ जाओ आगे। ग्लाइकोलाइसिस के बाद लिंक अभिक्रिया। ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो भी आपने बनाया पायरुवेट अम्ल, वो अब पायरुवेट अम्ल कोशिका द्रव्य में नहीं रुकेगा। शुरू वाला डायग्राम देखना, उस पायरुवेट अम्ल को लेके चले जाओगे कहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया की धात्री में, और लिंक अभिक्रिया होगी। लिंक अभिक्रिया में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है आपको पूरा का पूरा पढ़ाया था, और मेरे ख्याल से डिटेल में पढ़ाया था। एक और भी था लिंक अभिक्रिया में क्या क्या चीजें बनी थी, जिंक विंक सब कुछ लिखवाया है मैंने, तो वो भी नोट करना प्लीज। लिखवाया मैंने, शायद मेरे पास स्लाइड में नहीं है मगर आपको लिखवाया है मैंने। एक और स्लाइड है एक बढ़िया वाली जिसके अंदर बताया मैंने क्या क्या चीज, पायरुवेट का डीकार्बोक्सिलेज, यहाँ पे एंजाइम भी लिखवाया, तो यहाँ पे एंजाइम नहीं है, ठीक है। तो एक बार एंजाइम देख लेना, ये शायद दूसरी आ गई कोई स्लाइड, कोई बात नहीं। लिंक अभिक्रिया के दौरान कितनी 2 NADH2 बन रहे हैं, यानी कि 6 एटीपी यहां से बन गई। 8 एटीपी का फायदा यहां से, 6 एटीपी का फायदा यहां से, कितने हो गए, 14 एटीपी हो गई, बहुत बढ़िया। इसके बाद जो अगली अभिक्रिया होती है वो होती है क्रेब्स चक्र। ओसेट्रिक एसिड सिली स्टूपिड फनी मॉलिक्यूल। पता है कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन ये आते हैं अभिक्रिया चालू कहां से होती है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड किससे क्रिया करता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए से। क्या बनाता है, सिट्रिक अम्ल बनाता है, ऐसे ही तो लिखोगे। सीधी सीधी जो बनती है कभी भी तो उसे बोलते हैं क्रियाधार के द्वारा बनने वाली ऊर्जा, सीधी सीधी, जैसे ये एटीपी, ये एटीपी, ये बनी जीटीपी, सीधी सीधी बन रही है, सीधा फास्फोरीकरण है। मगर ये जो चीजें हैं आपको पता है ये सीधी यूज में नहीं ली जाएगी, इसको यूज में लेने के लिए क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो कितने पायरुवेट अम्ल बने थे, 2। तो कितने एसिटाइल कोएंजाइम बनेंगे, 2। तो कितने क्रेब चक्र चलेगा, 2। एक ग्लूकोज के लिए 2 क्रेब चक्र चला दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्रेब चक्र के दौरान कितनी ऊर्जा, बोलो, पढ़ा था तुमने, एक क्रेब चक्र के दौरान लिखा था ना कितनी ऊर्जा बनी थी, 12। तो 2 क्रेब चक्र के दौरान कितनी ऊर्जा, 24। 24 ये हो गई, और पहले की कितनी थी, कितनी थी पहले की, थी ना, कितनी थी भूल गया मैं तो, 24 प्लस 8 प्लस 6 कर लो, आई थिंक 38 एटीपी आती होगी, तो 38 एटीपी आ गई। और यही मैंने बैलेंस शीट आपको खींच के दिखा दी थी, यही एक क्रेब चक्र के द्वारा 12 एटीपी, तो 2 क्रेब चक्र द्वारा 24 एटीपी। रटने का नहीं है दोस्त, रटनोगे तो रटो बेटा, जाओ रटो आराम से, समझोगे। क्योंकि मैं आज 5वां लेक्चर है, 4 लेक्चर का रिवीजन करवाया मैंने, ये अभी 4 लेक्चर का रिवीजन। जिसको दिक्कत है ना, देखो तुम लोगों की आदत क्या होती है, कल एग्जाम है आज पढ़ोगे रात को, ऐसे नहीं होता, जल्दबाजी ऐसे नहीं होती है। पूरे हर दिन चीजों को पढ़ना पड़ता है, हर दिन एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है। पता है आपको, कई सारे बच्चे मुझे अभी टेलीग्राम पे, इधर उधर, टेलीग्राम पे तो नहीं, इंस्टाग्राम पे, और ये क्या बोलते हैं आपके जो कम्युनिटी पोस्ट है, यहाँ कम्युनिटी में मैसेज लिखते हैं, और कई बच्चे लिखते हैं कि हर्षित सर हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। मैं रिप्लाई नहीं करता मगर मैं पढ़ लगभग सबके मैसेज लेता हूँ। वो लिखते हैं कि हर्षित सर हमने पूरी एनसीईआरटी पढ़ ली आपके साथ साथ, और एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं है जो आपने पढ़ाया, उसके अलावा कुछ नहीं है, पढ़ना चालू रखो ना। मैं तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, मगर तुम भी पढ़ो ना, क्यों पीछे रहते हो मुझसे, ठीक है। टेस्ट अच्छे से देना, मेरे पीछे रहो कोई दिक्कत नहीं, मगर मेरे साथ साथ मेहनत करोगे ना दोस्त, तभी सिलेक्शन होगा। मैं घोट के नहीं पिला सकता ना बेटा, ले क्रेप साइकिल सर थोड़ा ज्यादा पिला दो, ले बेटा दो सर थोड़ा सा और क्रेप साइकिल ले बेटा और ले, ऐसा नहीं हो सकता। मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, शॉर्टकट नहीं होता सफलता का, ठीक है। किसी इंसान को पतला होना है तो बेटा मेहनत तो करनी पड़ेगी, 100 से पतला थोड़ी हो जाएगा वो, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये लाइन तो मेरे ऊपर है, मैं भी पतला नहीं हो सकता 100 से। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या। आज अगर इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र समझ में नहीं आया तो टेंशन मत लेना, अगली क्लास में समझा देंगे। फिर बोल रहा हूं,
अभी से टेंशन मतलब आज क्या पढ़ा दिया था ये, कोई बात नहीं, चिल मारो, जस्ट चिल चिल, सांस लो। जब सारे बच्चे नहीं बोलेंगे अगली क्लास में कि हमारा कंप्लीट हुआ ईटीएस, तब तक आगे नहीं भागूंगा मैं। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। आज भूल जाओ ईटीएस मैंने पढ़ाया भी है, भूल जाओ। आबड़ा का डाबड़ा गिली गिली छू, भूल जाओ बेटा, कोई टेंशन नहीं है, अगली क्लास में पढ़ाएंगे मगर, ठीक है। बस टेंशन ही नहीं लेनी है। ईटीएस बोलो, बात सही है क्या? क्वेश्चन आंसर दे दिए बेटा, घर पे जाके कर लेना, अगली क्लास में करवा दूंगा। नहीं तो मैं आज आज बहुत पढ़ा दिया मैंने तुम्हें, 2 घंटे हो गए अपनी क्लास को लगभग लगभग, हाँ 1.5 घंटे के आसपास तो हो गया, है ना। बढ़िया, बाय बाय, ठीक है। और वीडियो कॉल नहीं आज, मगर पढ़ना जरूर भाइयों, पढ़ना जरूर, ठीक है। वही एक लाइन, मेरे कांधे पे सिर को झुकाना तेरा, मेरे सीने में खुद को छुपाना तेरा, आके मेरी पनाहों में शामो सहर, कांच की तरह वो टूट जाना तेरा। हाँ। ओ, आज भी जब वो पल मुझको याद आते हैं, दिल से सारे गमों को भुला जाते हैं, दर्द में भी ये लब मुस्कुरा जाते हैं, बीते लम्हे हमें जब भी याद आते हैं, दर्द में भी ये लब मुस्कुरा जाते हैं, बीते लम्हे हमें जब भी याद आते हैं, दर्द में भी ये लब। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। चलो बेटा जाओ पढ़ो, अब आराम से, कल टेस्ट है, ठीक है।